एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज हम कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज के मैराथन सेशन, जो आपके जेकेपीएससी जो आपका कल एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और सबके साथ शेयर कीजिएगा। जिनका भी जेकेपीएससी का पेपर या फिर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का एग्जाम है उन सबके साथ आप जरूर से जरूर शेयर कीजिए। क्लास कैसी लगी ये बताना, और आप क्वेश्चंस जो हैं क्या करेंगे, पहले खुद सॉल्व करेंगे, खुद उसका आंसर देंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे खुद से सॉल्व हों। ठीक है, सो आज की हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है हम इस मैराथन सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़िए और फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसके आंसर करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो प्लीज आवाज पता नहीं कैसी आएगी। सपोज गुड वन इज ऑन हॉरिजेंटल एक्सिस। सपोज हमने माना है कि गुड वन हमारे हॉरिजेंटल एक्सिस पे है एंड गुड टू हमारे वर्टिकल एक्सिस पे है। देखो, जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसे क्वेश्चन के हिसाब से आप करते रहना। पहले हर क्वेश्चन को पढ़ते वक्त क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ो, उसके हिसाब से अपनी अंडरस्टैंडिंग उसके लिए क्रिएट करो, उसके बाद ऑप्शंस देखो। अगर आप साथ के साथ ऑप्शंस देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये चीज ध्यान रखना। गुड वन हॉरिजेंटल एक्सिस पे है, गुड टू वर्टिकल एक्सिस पे है। कंज्यूमर इनकम जो है वो फिक्स्ड है। अगर हमें बोला गया इफ प्राइस ऑफ गुड वन डबल्स, अगर मान लो कि ये हमारी एक बजट लाइन है, ठीक है, और गुड वन के प्राइस जो है वो क्या हो गए, डबल हो गए। डबल हो गए तो हम उसकी डिमांड जो है वो कम कर देंगे। ठीक है, और प्राइस ऑफ गुड टू के क्या हो गए, ट्रिपल हो गए, तो वाई की डिमांड हम और कम कर देंगे। तो ये इस तरीके से चला जाएगा। व्हाट हैपेंस टू द बजट लाइन, तो हमारी बजट लाइन पे क्या इफेक्ट आएगा। बजट लाइन हमारी स्टीपर होगी, बजट लाइन हमारी फ्लैटर होगी, बजट लाइन हमारी वर्टिकल होगी, या बजट लाइन रिमेन अनचेंज। बजट लाइन में चेंज तो आएगा, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। वर्टिकल हमारी बिल्कुल हो नहीं सकती कि हमारी जो है बजट लाइन वर्टिकल ही हो जाए। ये तो बजट लाइन का मतलब डेफिनेशन ही क्या कहती है। बजट लाइन को हम और क्या कहते हैं, इसको हम प्राइस लाइन भी तो कहते हैं। प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई वर्टिकल कैसे हो सकती है, वो तो हो ही नहीं सकती। तो दो ऑप्शंस तो हमारे बिल्कुल हट गए हैं। अब हमारे सामने दो ऑप्शंस है और उन्हीं में हमारी चॉइस है। देखो, इसने क्या बोला, हमने बोला कि बजट लाइन को हम और क्या कहते हैं, प्राइस लाइन, और प्राइस लाइन का रेशियो क्या है, P1 बाय P2, माइनस का साइन रहता है ये। ठीक है, जहां पे ये हमारे प्राइस 1 है, ये हमारे प्राइस 2 है। अब उन्होंने बोला प्राइस 1 हमारे डबल हो गए, तो ये कितने हो गए होंगे, हमारे प्राइस 1 डबल होके हमारे हो गए होंगे 2P1। और प्राइस टू गुड टू के भी हमारे प्राइस क्या हो गए, ट्रिपल। तो गुड टू के प्राइस हमारे क्या हो गए होंगे, 3P2 हो गए होंगे। ठीक है, ये हमारे प्राइस ये डबल हो गए होंगे, ये क्या हो गए होंगे, ट्रिपल हो गए होंगे। अब हमारा जो नया स्लोप बना होगा, पहला स्लोप तो हमारा ये था -P1 बाय P2। नया स्लोप जो हमारा बना होगा वो क्या बना होगा, -2 बाय 3 P1 और P2। ये हमारा क्या बन गया होगा, दूसरा स्लोप बन गया होगा। अब देखो 2/3 जो हमारा स्लोप है, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्लोप जो है वो लेस देन 1 है। मतलब जो हमारे वैल्यू ऑफ स्लोप है वो क्या हुई है, वो तो डिक्रीज हुई है ना, ये बिल्कुल डिक्रीज हुई है हमारी स्लोप की वैल्यू। तो इसकी वजह से हमारा ये जो कर्व बन गया वो क्या बन गया, वो फ्लैटर बन गया। ये इस साइड से ज्यादा डिक्रीज हुआ है, ज्यादा हमें डिक्रीज करना पड़ेगा गुड टू, क्योंकि गुड टू के प्राइसेस हमारे 3 गुना जो है वो बढ़ गए हैं। तो हमें इसकी डिमांड को ज्यादा कम करना पड़ेगा बजाय किसकी, गुड एक्स के। तो हमारी जो स्ट्रेट लाइन है सॉरी, जो हमारी बजट लाइन है वो क्या बन जाएगी, वो फ्लैटर बन जाएगी। अगर मैं आपको मैथमेटिकल टर्म्स में और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं तो देखो, मान के चलो कि मैंने पहले अपने प्राइस 1 माने 2 और प्राइस ऑफ गुड 2 हमने मान लिए 3। अब उन्होंने बोला कि हमारे प्राइसेस जो है डबल हो गए गुड 1 के, तो डबल हो गए मान लो हो गए इसके 4, और गुड 2 के हमारे ट्रिपल हो गए, तो इसके मान लो ट्रिपल हो गए, इसके कितने हो गए, 9। अब आप पहले वाले का बजट लाइन बनाओ, 2/3 माइनस लगेगा यहाँ पे -2/3, तो इसका जो परसेंटेज बनेगी वो कितनी बनेगी, 0.667। इसको डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे, ये आएगा। इसको आप डिवाइड करो 4/9, माइनस का साइन, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 36, हाँ 0.444 जाएगा। तो क्या हुआ, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ना कि हमारा पूरा पूरा मैग्नीट्यूड ही ड्रॉप हो गया। तो ये तो कंफर्म कर रहा है बिल्कुल बात कि हमारी जो है बजट लाइन क्या हो जाएगी, वो फ्लैट। अगर ये बढ़ जाता तो इसका मतलब ये क्या शो करती है, ये स्टीप को शो करता, लेकिन ये हमारी क्या होगी, इंक्रीज डिक्रीज हो गई है। ठीक है,
हमारा मैग्नीट्यूड बिल्कुल ही ड्रॉप कर गया, तो हमारी बजट लाइन क्या बन गई, फ्लैटर। अगर आपको वैसे समझ में आ जाए तो वैसे समझ लेना, अगर आपको इस तरीके से करना हो तो इस तरीके से करके देख लेना कि अगर हमारे ये डिक्रीज हो रही है वैल्यू तो ये कंफर्म कर रही है कि हमारा मैग्नीट्यूड ड्रॉप हुआ है, तो फ्लैटर बन गई। इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गई, स्टीप हो गई। आई होप आपको ये चीज जो है वो समझ में आई होगी। तो हमारा इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। आंसर आप पहले करेंगे। इफ इंडिफरेंस कर्व बिटवीन टू गुड्स आर एल शेप्ड, अगर दो गुड्स के बीच में हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी शेप जो है वो एल शेप हो जाती है, देन द गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, नॉर्मल, कॉम्प्लीमेंट या फिर इंफीरियर गुड्स। अब हमें ये पता है कि जो इंडिफरेंस कर्व की शेप है वो हमें क्या शो करती है, इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एट ईच पॉइंट। हर एक पॉइंट पे हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इंडिफरेंस कर्व जो है आईसी जो है वो शो करता है। आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड होने का रीजन भी क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एंड इट इज डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट्स व्हाई इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ऑरिजिन, जिसकी वजह से इंडिफरेंस कर्व हमारा क्या होता है, कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होता है। लेकिन अगर हमारा स्ट्रेट लाइन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बन जाता है, स्ट्रेट लाइन ऑफ इंडिफरेंस कर्व बन जाता है, तो वो हमें क्या शो करता है, वो हमें कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शो करता है अगर हमारा स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर हमारा कन्वेक्स बनता है तो वो हमारा डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शो करने की कोशिश करता है। अगर हमारा इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है तो ये तो हमारा कनकेव टू द ऑरिजिन बन जाएगा। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में ही हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या हो जाता है, एल शेप हो जाता है, क्योंकि ये हमें क्या शो कर रहा है कि ये गुड्स जो है वो एक साथ ही फिक्स प्रोपोर्शन में ही क्या होंगे, कंज्यूम होंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है कि जो गुड्स जो साथ साथ यूज हो रहे हैं, अगर आप लेफ्ट शूज ले रहे हो तो ऐसा नहीं है कि राइट शूज नहीं कंज्यूम करोगे, आप राइट शूज भी परचेज करोगे, लेफ्ट भी करोगे, तो एक साथ दोनों गुड्स क्या होंगे, यूज होंगे। ठीक है। अब रही बात इंफीरियर गुड्स की या फिर अगर हम नॉर्मल गुड्स की बात करें, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है आपके इनकम इफेक्ट पे, ना कि आईसी के शेप पे। तो ये दोनों तो डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है। तो आईसी नॉर्मल गुड्स के केस में हमने पढ़ लिया, नॉर्मल हमारा इंडिफरेंस कर्व बनेगा। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट केस हमारा किस में होगा, स्ट्रेट लाइन हमारा बनेगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेट लाइन हमारा बनेगा, इंडिफरेंस कर्व ड्यू टू कांस्टेंट एमआरएस, और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के शेप में हमारा क्या होगा, एल शेप होगा। तो इस केस में हमारा सही आंसर क्या है, आंसर नंबर 3। ठीक है। ऑप्शंस भी आपको साथ साथ पढ़ने हैं और एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी चीजें कवर करो ताकि आपका टॉपिक जो है पूरा का पूरा क्या हो जाए, कवर हो जाए। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन है, फॉर गिवन गुड्स द नेगेटिव इनकम इफेक्ट डोमिनेट करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। ये जो लाइंस है ना, ये गिवन गुड्स की, नॉर्मल गुड्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको जब यूजीसी का पेपर हुआ था तब भी वो चीज बताई थी, अभी भी बता रही हूँ कि ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गिवन गुड्स के केस में नेगेटिव इनकम इफेक्ट डोमिनेट करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को, दैट्स वाई हमारा जो प्राइस फॉल होते हैं तो हमारी कंजम्पशन भी क्या होती है, फॉल होती है, और लॉ ऑफ डिमांड हमारा यहाँ पे फेल हो जाता है और वो पॉजिटिव स्लोप बन जाता है, क्योंकि नेगेटिव इनकम इफेक्ट आउटवे कर जाता है हमारे किसको, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। एट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंटीरियर सॉल्यूशन हमारा किसके बराबर होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्स एंड वाई किसके बराबर होगा, प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई के। बिल्कुल सही बात है। ये हमारा बजट लाइन बन जाएगी जो हमारी प्राइस लाइन को शो कर रहा है, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को शो कर रहा है, और जिस पॉइंट पे ये इक्वल होंगे वो पॉइंट हमारा क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई, बिल्कुल ट्रू हो गई। फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट इंडिफरेंस कर्व्स जो है वो कन्वेक्स टू द ऑरिजिन होंगे। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में हमारा इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। हमने अभी अभी पढ़ा है कि इंडिफरेंस कर्व हमारा क्या बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन हमारा बनेगा, कन्वेक्स नहीं बनेगा, ड्यू टू कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन थर्ड ही हमारा क्या है, फॉल्स है। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, सो इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, वो मैं दूसरे केस में जब यहाँ बताती हूँ वो अलग केस है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, लेकिन ये केस अलग है। जैसे ये केस क्या है कि अगर हमारे किसके टी के प्राइसेस अगर हमारे इंक्रीज हो जाते हैं तो कॉफी की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये बात कर रहा है और वो हमारा केस अलग होता है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा क्या है, बिल्कुल
सही है। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? The positive network externality in which a consumer wishes to adopt a product or service because it becomes more valuable as more people use it, such as social media platform. क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई है और इसलिए वो ज्यादा वैल्यूएबल इसलिए हो गया क्योंकि उसको ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। स्नोब इफेक्ट, पीगो इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट, या फिर इसे हम कहेंगे टकीला इफेक्ट। तो सिंपल सी बात है, ये आपका क्या है? बैंड वैगन इफेक्ट है। बैंड वैगन इफेक्ट क्या बताता है? पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटी, जहां पे यूटिलिटी या फिर जो गुड की वैल्यू है वो डिराइव होती है जब उसके यूजर्स जो है वो क्या हो जाते हैं? वो ज्यादा हो जाते हैं। जैसे अगर हम सिंपल सा एग्जांपल लें, जैसे हमारे ईयरबड्स का एग्जांपल है। बहुत सारे लोग ईयरबड्स, अगर ईयरबड्स ट्रेंड में आ गया, सबके पास ईयरबड्स है, तो वो देखम देख वो हो जाएगा कि हमारे पास भी होना चाहिए, ठीक है। सोशल मीडिया का जैसे एग्जांपल दे रखा है, अगर कोई आपका फ्रेंड आपको सोशल मीडिया पे मैसेज कर रहा है तो आप सोशल मीडिया पे ही तो उसका रिप्लाई करोगे। तो इंस्टाग्राम अगर उसके पास है तो आपको भी डाउनलोड करना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी, उसको और ज्यादा यूज करने लग जाएंगे। जबकि अगर हम बात करें स्नॉब इफेक्ट की, तो स्नॉब इफेक्ट आपकी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। आपको यहाँ पे यूनिक की बात की जाती है कि यूनिक चीजें आप यहाँ पे रखते हो, ठीक है, एक्सक्लूसिव चीजें होती हैं। ओके, पीगो इफेक्ट जो है ये तो आपका वेल्थ से रिलेटेड है, जो हमारी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को इफेक्ट करता है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। टकीला इफेक्ट जो है वो फाइनेंशियल मार्केट कंटेंशन को शो करता है, तो वो भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बैंड वैगन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसलिए मैं कल क्लास नहीं ले पाई थी, बिल्कुल ही नहीं बोला जा रहा था। क्वेश्चन पढ़िए। A situation in a game where two players have conflicting interest and the outcome is better for both if they cooperate, but each has an incentive to defect or personal gain is known as। ठीक है, एक सिचुएशन है जहां पे दो प्लेयर है, उन दोनों के conflicting इंटरेस्ट है, अलग अलग इंटरेस्ट है। आउटकम बेटर हो सकता है दोनों के लिए अगर वो आपस में कोऑपरेट करते हैं, बट हर किसी के पास इंसेंटिव है अगर वो दूसरे को डिफेक्ट करता है, ठीक है, अपने पर्सनल गेन के लिए। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा? नैश इक्विलिब्रियम होगा, प्रिजनर्स डायलेमा का केस है ये, पेरेटो एफिशिएंसी का केस है, या फिर ये जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम तो है ही नहीं, ये मर्केंटलिस्ट में आता है, ठीक है। और ये कौन सा केस है? ये केस है प्रिजनर्स डायलेमा का। ये नॉन कोऑपरेटिव गेम का ही एक एग्जांपल है जहां पे रेशनल सेल्फ इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू अ सब ऑप्टिमल आउटकम, ठीक है। अगर दोनों प्रिजनर्स कन्फेस करते हैं, डिस्पाइट कि अगर दोनों चुप हो जाएंगे तो बात अलग होगी, लेकिन दोनों ही क्या करते हैं? अगर कन्फेस कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा? सेल्फ इंटरेस्ट उसने ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा बजाय कि एक सब ऑप्टिमल आउटकम के। तो प्रिजनर्स डायलेमा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नैश इक्विलिब्रियम जो बात करता है वो बात करता है स्टेबल स्ट्रेटजीज की। मैंने इसकी अलग से क्लास ले रखी है, उसको देख लेना। स्टेबल स्ट्रेटजीज गिवन अदर चॉइसेस, दूसरों के चॉइसेस पे भी। पेरेटो एफिशिएंसी जो है वो क्या शो करता है? नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट हार्मिंग अनदर, किसी और को हार्म करे बिना नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। जीरो सम गेम, जहां पे एक प्लेयर का फायदा दूसरे प्लेयर का नुकसान, वो है जीरो सम गेम। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। एग्जाम में भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, जल्दबाजी में आसान क्वेश्चन गलत करके नहीं आने हैं। आज तक की मेहनत आपको उसी दिन दिखानी है, तो बिल्कुल भी ये बेवकूफी मत करना कि जल्दबाजी है कोई, या फिर आपको लगे कि नहीं मुझे तो सब आता है। या तो ओवर कॉन्फिडेंस एक इंसान को लेके डूबता है, या फिर अंडर कॉन्फिडेंस लेके डूबता है। तो दोनों में से कोई भी चीज किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। ना आपको किसी चीज के लिए ओवर कॉन्फिडेंट रहना है, ना अंडर कॉन्फिडेंट रहना है। यहाँ पे आप घबरा जाओगे, यहाँ पे आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे, तो दोनों चीजें गलत है। अपना एग्जाम बिल्कुल तसल्ली से आराम से देना है, ठीक है। Now, moving toward next question number 7, the condition where an individual is indifferent between a certain income and a risky income। सर्टेन इनकम में और रिस्की इनकम में, दोनों में वो पर्सन क्या है? इनडिफरेंट है, क्योंकि दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? सेम है। तो वो रिस्क एवर्स है, लवर है, न्यूट्रल है, या फिर उसे हम कहेंगे प्रीमियम है। तो देखो सिंपल सी बात है, वो पर्सन क्या होगा? न्यूट्रल।
वो इनडिफरेंट है, वो पर्सन क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि जब एक इंडिविजुअल यूटिलिटी जो है वो लीनियर है इन वेल्थ, ताकि मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ना तो वो सर्टेन इनकम ना रिस्क इनकम, दोनों में से दोनों के लिए ही क्या है, वो इनडिफरेंट है। ठीक है। वहीं अगर रिस्क एवर्जन की बात करें तो इसका मतलब है कि वो अपनी एक्सपेक्टेड जो अपनी सर्टेन इनकम है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, अपनी रिस्क इनकम को नहीं दे रहा। रिस्क लवर है, रिस्क लवर रिस्क इनकम को ज्यादा प्रेफरेंस देगा। ठीक है। और रिस्क प्रीमियम का मतलब क्या है, जो एक्स्ट्रा रिटर्न डिमांड किया जाता है टू बियर द रिस्क। क्लियर है। रिस्क लवर रिस्क को प्रेफर करेगा, रिस्क एवर्स सर्टेन इनकम को प्रेफर करेगा, न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल रहेगा, इंडिफरेंट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है, यहाँ पे इंडिफरेंट वर्ड ही है, वहीं से समझ जाना चाहिए। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम सेकंड पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ M1? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेजर्स ऑफ मनी, मनी सप्लाई के मेजर्स, ये मैंने अलग से क्लास में करवा रखे हैं, तो देख लेना आप उन्हें। ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, M1 में क्या आता है, C प्लस GD प्लस OD, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI, करेंसी है, डिमांड डिपॉजिट्स है, ट्रेवलर्स चेक भी आपका M1 में ही आता है, सेविंग डिपॉजिट्स आपका M1 में नहीं आता है। और M1 को हम और क्या कहते हैं, N1 हमारा क्या है, नैरो मनी, तो इसकी जगह नैरो मनी आ जाए तो वो भी आपका सही होगा। मोस्ट और हाईली लिक्विड एसेट्स इसमें आती है, जैसे करेंसी इन सर्कुलेशन की बात करें, आप डिमांड डिपॉजिट्स की बात करो जिसमें ये चेकिंग अकाउंट्स भी आ गए, ट्रैवलर्स चेक हो गया, सेविंग डिपॉजिट्स आपके लिक्विड है, उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, बट विड्रॉल पे क्या होती है, रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है। तो ये B2 M2 में आता है ये। ठीक है, ब्रॉडर मेजर में आता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या है, यहाँ पे सही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। Keynesian concept of animal spirit primarily explain fluctuations in। केन्जियन का जो कॉन्सेप्ट है एनिमल स्पिरिट का, वो प्राइमली क्या एक्सप्लेन करता है, फ्लक्चुएशन किसमें, कंजम्पशन स्पेंडिंग में, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में, इन्वेस्टमेंट डिमांड में, या फिर नेट एक्सपोर्ट में। एनिमल स्पिरिट जो केन्स ने डिस्क्राइब की है, ये क्या कैप्चर करता है, नॉन रेशनल, इमोशनल ड्राइवर्स बिजनेस के, कॉन्फिडेंस जो क्या क्रिएट करता है, वोलेटाइल शिफ्ट आता है किसमें, आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में जो शिफ्ट आता है, जो हमारी इकोनॉमिक साइकिल को, बिजनेस साइकिल को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, चेंज करता है। कंजम्पशन हमारी, देखो कंजम्पशन हमारी रिलेटिवली हम क्या रखना चाहते हैं, वो हम स्टेबल रखना चाहते हैं। और कंजम्पशन हमारी ड्रिवन किससे होती है, हमारी इनकम से होती है, इनकम ज्यादा हमारी कंजम्पशन ज्यादा। गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर पॉलिसी क्या करती है, उसे कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर पॉलिसी कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है। नेट एक्सपोर्ट्स जो है वो आपके इन्फ्लुएंस होते हैं आपके इंटरनेशनल ट्रेड्स से, फैक्टर्स से। ठीक है। कंजम्पशन आपकी इनकम ड्रिवन होती है। तो प्राइमली जो फ्लक्चुएशन आती है वो किसकी वजह से आती है, वो इन्वेस्टमेंट डिमांड को ही एक्सप्लेन करती है। क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है प्रीवियस ईयर में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। तो देखो, इफ टू इवेंट्स A एंड B आर डिपेंडेंट, अगर A और B आपके दो इवेंट है वो डिपेंडेंट है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये मैंने प्रोबेबिलिटी की क्लास ले रखी है तो इसे कवर कर लेना। तो आपका जो पहला ही ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन किया गया है। ये तो डेफिनेशन ही है किसकी, आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ये क्या है, डेफिनेशन है। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A की बात करें तो ये सिर्फ इंडिपेंडेंट के लिए है, ना कि डिपेंडेंट के लिए। ये किसका केस है, ये इंडिपेंडेंट का केस है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 0 है अगर आपके इवेंट्स क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर इनमें से कोई और ऑप्शन आ जाए तो फिर ये देख लेना, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो आपका थर्ड ऑप्शन होगा, अगर इंडिपेंडेंट होगा तो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, A और B जब आपका A इंटरसेक्शन भी 0 हो जाए तो ये भी किसका केस है, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, यहाँ पे डिपेंडेंट के केस में बिल्कुल सही है। क्लियर है। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। पास्चेज इंडेक्स इज, इंडेक्स आता है, आएगा आपके पेपर में, प्राइस इंडेक्स दैट यूजेस बेस पीरियड क्वांटिटी एज वेट, प्राइस इंडेक्स जो करंट पीरियड को ले रहा है, एवरेज ऑफ बेस एंड करंट
मेथड फॉर चेनिंग प्राइस चेंजेस अक्रॉस मल्टीपल बेस ईयर। ठीक है, तो पास्टेज इंडेक्स का सबसे पहले आपको लेस्पियर पास्टेज इनके क्या करने हैं, फॉर्मूले याद करने हैं। फिशर्स वो लेस्पियर पास्टेज इनके फॉर्मूले जो है वो याद करने हैं। और लेस्पियर में फॉर्मूला रिवाइज करो, क्या हो सकता है इसका, मैं ही बता देती हूँ। इसका फॉर्मूला क्या है, पास्टेज इंडेक्स का फॉर्मूला तीनों ही बता देती हूँ मैं आपको, लेस्पियर, पास्टेज और फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स, और फिर आपको बताना है। सबसे पहले अगर हम लेस्पियर्स की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या है, समीशन Q1 P0 अपॉन समीशन Q0 P0। ठीक है, पास्टे का आपका फॉर्मूला क्या है, समीशन Q1 P1 अपॉन समीशन Q0 P1। प्राइस क्या ले रखे इसने, करंट ईयर के। ठीक है, यही क्वेश्चन है। और अगर इन दोनों को कंबाइन कर दे तो आपकी क्या आ जाएगी, फिशर्स का क्वांटिटी इंडेक्स, जो क्या कहता है, अंडर रूट ऑफ, हमें लेनी है पहले वाले का फॉर्मूला हमारा क्या है, लेस्पियर का Q1 P0 अपॉन समीशन Q0 P0 मल्टीप्लाई बाय समीशन Q1 P1 अपॉन समीशन Q0 P1 इंटू 100। ठीक है, ये आपका किसका हो गया, ये आपका हो गया फिशर्स का क्वांटिटी इंडेक्स। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, पास्टेज इंडेक्स जो है वो क्या शो कर रहा है, पास्टेज इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स बेस पीरियड को ले रहा है, नहीं, प्राइस इंडेक्स किसको ले रहा है, करंट पीरियड को, और क्वांटिटी एज वेट। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर है। तीनों फॉर्मूले मैंने बता भी दिए हैं और आप भी अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना, सिंपल सा फॉर्मूला है, याद ना रहे तो लेस्पियर में क्या आ रहा है, 1000। ठीक है, पहला 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0, बेस ईयर ले रहा है ये। ठीक है, पास्टे में क्या है, 1101। ठीक है, 1 क्वांटिटी भी आपकी करंट, प्राइस भी 1 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी बेस इनटू प्राइस करंट। ठीक है, और फिर इन दोनों का जब हम कर देंगे तो वो किस में आ जाएगा, फिशर्स में आ जाएगा। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, if consumption function has a positive autonomous component and a constant MPC जो है वो आपका less than 1 है, then the APC will be, तो APC आपका क्या होगा। ठीक है, तो देखो कंजम्पशन फंक्शन हमें पता है, कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू माइनस सी बार, ओहो माइनस नहीं आता, माइनस तो सेविंग में आता है, सी बार प्लस बी वाई, और इसको हम एमपीसी भी कहते हैं। तो सी बार प्लस एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड वाई, ये आपका सही है। जहां पे उसने बोला है आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है, पॉजिटिव है, मतलब जो ये आपका सी बार है या फिर जो ये हमारा ए है, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ऑटोनोमस कंजम्पशन हमारी 0 है। जबकि उसने क्या बोला है, एमपीसी, मतलब जो आपका बी या फिर इसे जिसे आप एमपीसी कहते हो, ये क्या है आपकी, ये लेस देन 1 है और वो क्या है, कांस्टेंट है। अब एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एपीसी का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन अपॉन इनकम। कंजम्पशन आपकी क्या दे रखी है, कंजम्पशन अपॉन इनकम, तो कंजम्पशन अपॉन इनकम ये आपको दे रखी है। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या है, या फिर हम लिख सकते हैं a प्लस बी वाई, हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंजम्पशन हमारी क्या है, a प्लस बी वाई, a प्लस बी वाई, इसको आप y से डिवाइड करो, कंजम्पशन की जगह a प्लस बी वाई लिख सकती हूँ डिवाइडेड बाय y। तो हमारे सामने क्या आ गया, a बाय y प्लस b, क्योंकि इस y से मतलब a बाय y हो जाएगा प्लस b बाय y हो जाएगा, y से y कैंसिल, तो a बाय प्लस b हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ गई APC। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, एज इनकम इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारी a बाय y टर्म्स क्या हो जाएगी, इट विल डिक्लाइन, बिकॉज एपीसी जो है वो हमारा फॉल करेगा टुवर्ड एमपीसी वैल्यू, जितनी हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रहेगी। ये कांस्टेंट नहीं रह सकता, कब तक, जब तक हमारा जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या ना हो, 0 ना हो, स्टे 0 राइज ऐसे ना हो। तो क्या पूछा गया है हमसे क्वेश्चन, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कांस्टेंट रहेगी, डिक्रीज हो जाएगी जैसे ही हमारी इनकम बढ़ेगी, इंक्रीज हो जाएगी जैसे ही हमारी इनकम बढ़ेगी, या फिर हमारी इक्वल टू 0 या इक्विलिब्रियम इनकम पे होगी।
तो देखो सिंपल सी बात है, जब आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगी, वो तो आपकी डिक्रीज होगी ना जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी। क्योंकि अगर आप नॉर्मली भी समझो तो इनकम का कुछ प्रोपोर्शन या तो कंज्यूम करते हो या फिर सेव करते हो। तो अगर आपकी कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन आपकी कांस्टेंट है, उतनी ही रहेगी। एमपीसी आपकी लेस देन 1 है, तो मान लो एमपीसी आपकी है 0.7 या 0.5, तो अब अपनी इनकम का आप कुछ प्रोपोर्शन क्या करने लग जाते हो, सेव करने लग जाते हो। जैसे जैसे आपकी इनकम क्या करती है, राइज करती है, इनकम का कुछ प्रोपोर्शन क्या होने लग जाता है, वो सेव होने लग जाता है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो हमारी इनकम के बढ़ने के साथ साथ क्या होती जाएगी, वो हमारी डिक्रीज होती जाएगी। जैसे अगर आपने क्या डायग्राम भी बनाया होगा, इनकम का डायग्राम क्या होता है, ये 45 डिग्री का वाई वाला डायग्राम होगा जिसे हम एग्रीगेट सप्लाई भी कहते हैं। ये हमारा किसका डायग्राम होगा, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम होगा, जिसमें हमारी आ जाती है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे हमारी आ जाती है कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो इस पॉइंट पे तो हमारी एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इनकम बराबर है। अब इस पॉइंट पे अगर हमारी क्या है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, या फिर मैं आपको दूसरा कंजम्पशन और से ही बता देती हूँ। मान लो ये आपकी इनकम है, ठीक है, और ये आपकी कंजम्पशन की लाइन है। कंजम्पशन जीरो से तो कभी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि हमेशा ऑटोनोमस कंजम्पशन आपकी रहती है इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। तो आप स्टार्टिंग में क्या देख रहे हो, आपकी कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है। लेकिन धीरे धीरे आप ये देखोगे कि आपकी इनकम ज्यादा हो जाएगी और आपकी कंजम्पशन कम होगी। क्यों होगी, इस पॉइंट पे तो आपकी इनकम कंजम्पशन दोनों बराबर है, और जिस पॉइंट पे इनकम कंजम्पशन बराबर होती है उस पॉइंट पे आपकी सेविंग क्या हो जाती है, ये जो हमारी सेविंग वाली लाइन है वो क्या हो जाती है, आपकी जीरो हो जाती है। और जब आपकी इनकम ग्रेटर देन कंजम्पशन हो जाएगी तो अब आप इनकम का कुछ पार्ट क्या करने लग जाओगे, ये वाला पार्ट आप सेव करने लग जाओगे, कंजम्पशन अपनी कम कर दोगे। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपकी डिक्रीज हो जाती है एज इनकम इंक्रीजेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। ज्यादा ही बोल दिया मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 पे हम चलते हैं। फाइंड प्रोड्यूसर सरप्लस। डिमांड दे रखी है और सप्लाई दे रखी है। इक्विलिब्रियम कब होता है, व्हेन ये आपके क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हमारी क्या सिचुएशन है इक्विलिब्रियम की, तो बराबर कर दो। 200 माइनस 4x इज इक्वल टू 20 प्लस x। तो सॉल्व कर लो, कांस्टेंट और वेरिएबल अलग अलग। 200 माइनस 20 इज इक्वल टू 5x हो गया, तो 180 इज इक्वल टू हो गया 5x। x इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा, 36। ठीक है, अब एट इक्विलिब्रियम प्राइस हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट कर दो। तो हम प्राइस इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 20 प्लस x है यहाँ पे, तो हमने मान लिया 20 प्लस 36। तो प्राइस हमारे कितने हो गए, प्राइस हो गए हमारे 56। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला। ठीक है, प्रोड्यूसर सरप्लस का मतलब क्या होता है, जो डिफरेंस हमारा मार्केट प्राइस में है और जो हमारे सप्लाई कर्व में है, वो डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, जितना कंज्यूमर विलिंग टू सेल है और जितना हमारी मार्केट के प्राइसेस है उसका डिफरेंस ही। अब हमारे प्राइसेस हमने कितने माने हैं, 36 आ गए ना हमारे, माने क्या हमने कैलकुलेट किए हैं, तो 0 to 36 हमारा चलेगा, जिसमें हमारा प्राइस हमारा क्या है 36। ठीक है, मार्केट का माइनस पीएस हमारा जो सप्लाई, जिस पे वो सप्लाई कर रहा है, इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो 0 to 36 हमारे, हमने अपने प्राइस जो कैलकुलेट कर रहे हैं, पीएस सप्लाई प्राइसेस, ये तो डिमांड है, ये सप्लाई के हमारे कितने होंगे 56। हम प्रोड्यूसर सरप्लस में यही तो लेंगे, ये थोड़ा लेंगे, तो कंज्यूमर सरप्लस के केस में लेंगे। तो 20 प्लस एक्स, ये हमारा क्या हो गया 56। अब ये जो कंज्यूमर वो मतलब जो हमारा मार्केट प्राइस लाइन है और जो हमारी सप्लाई कर्व जो हमारी बनी है, वो कितनी हमारी पीएस हमारा कितना है 20 प्लस एक्स, उसका डिफरेंस ही तो हमारा क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस होता है 20 प्लस एक्स। इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया 0 to 36, 56 माइनस 20 माइनस एक्स, तो 56 माइनस 20 कितना हो गया 36, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा माइनस का x। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या होगा, वो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं ना इसमें, तो क्या होगा, प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू 36x माइनस x के ऊपर कोई भी टर्म नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक पावर जितनी हम इसके ऊपर एक पावर है तो इसमें हम एक पावर ऐड करेंगे और उसी को हम उससे डिवाइड कर देंगे। तो वही चीज हम करेंगे, x की पावर 2 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो गया 2, और ये कहां से चलेगा, ये चलेगा 0 से लेके 36 तक। ठीक है तो 36x 36 इंटू
x की वैल्यू क्या है 36 माइनस एक्स स्क्वायर 36 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0। तो 36 इंटू 36 क्या आ जाएगा 1296 माइनस 36 का स्क्वायर 1296 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16। तो 1296 माइनस 648 आंसर हमारा क्या आ गया 648 ही आ गया। तो देखते हैं ऑप्शन, हाँ यस ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, पहले आपने x की वैल्यू निकाल ली, उस x की वैल्यू को पुट कर लिया तो आपके प्राइसेस पता चल गए, फिर आपने उसमें से इसको सप्लाई प्राइसेस को माइनस कर दिया, उसका इंटीग्रेशन निकाला, इंटीग्रेशन निकाल के आंसर निकाल दिया। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्या कैलकुलेट करना है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है याद करो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें क्या निकालनी है, इनकम इलास्टिसिटी निकालनी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा इनकम इलास्टिसिटी का, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय इनकम मल्टीप्लाई बाय वाई डिवाइडेड बाय क्यू, ये बन जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है, क्यू एक्स इज इक्वल टू 150 माइनस 3 पी एक्स प्लस 0.4 वाई प्लस 0.2 पी जेड, जिसमें हमें पी एक्स की वैल्यू गिवन है, वाई गिवन है, जेड गिवन है। तो हम क्यू एक्स जो है क्वांटिटी ऑफ एक्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है यस तो निकालते हैं, क्यू एक्स इज इक्वल टू 150 माइनस 3 पी एक्स की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 0.4 वाई की कितनी वैल्यू है 600 प्लस 0.2 पी जेड की वैल्यू कितनी है 20। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 150 माइनस 24 और 3 8 24 प्लस 0.4 इंटू 600 6 4 24 24 240 पॉइंट बताया 10 एक जीरो जाएगी यस प्लस पॉइंट बताया 10 2 2 जा 4। ठीक है, तो 150 माइनस 24 प्लस 240 प्लस 4, तो 244 और 150, तो ये हमारी आ गई क्यू एक्स इज इक्वल टू 370। अब चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन वाई, ये हमें डेरिवेटिव क्वेश्चन में ही गिवन है, कितना है ये क्यू एक्स और इसके वाई के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.4 ही आएगा। अगर हम क्वांटिटी को y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे उसका, तो यहाँ अगर हम देखें इस क्वेश्चन इस पूरी इक्वेशन का अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो क्या आएगा 0.4 आएगा, y के रिस्पेक्ट में है क्योंकि, तो हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय y हमारा कितना है 600 डिवाइडेड बाय हमने q अपना कितना निकाला है 370। इसको सॉल्व कर लो, पॉइंट को हटा के 10 6 4 240 डिवाइडेड बाय 370 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो 240 बाय 370 कितना आ जाएगा 0.6 पे जाएगा, तो 6 पे तो यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड, एक बार चेक भी कर लेना। ठीक है, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, in logic model the coefficient on an explanatory variable represent the change in probability of outcome, log odds, odd ratios या marginal effect of variable। ठीक है, लॉजिक मॉडल में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं इम्पैक्ट किसका, लॉग ऑड्स का इम्पैक्ट हमारे यूनिट पे क्या है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग रिग्रेशन मॉडल। ये हमें रिग्रेशन मॉडल दे रखा है और ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में है जीकेपीएससी में, सीजनल वेरिएशंस के क्वेश्चन। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है आपको। ये हमारा क्या दे रखा है, डमी वेरिएबल दैट टेक्स द वैल्यू 0 for t लेस देन t स्टार एंड 1 for t ग्रेटर देन t स्टार। मॉडल क्या है, रिमूव ट्रेंड फ्रॉम नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज, आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चरल ब्रेक्स, smooth a volatile time series using dummy variable या testing the null hypothesis of unit rule। तो देखो गिवन मॉडल हमें क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है, डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा है और उसके इंटरसेक्शन टर्म हमारी क्या है xt और dt, ये dt ये इसकी क्या है इंटरसेक्शन टर्म है। बिफोर द ब्रेक पॉइंट मॉडल, अगर हम बिफोर द ब्रेक पॉइंट अगर हम देखें तो हमारा मॉडल क्या होगा, जब हमारा t लेस देन इक्वल टू आपके रहे t स्टार के। ठीक है, इसके तो हमारी मॉडल क्या बनेगा, yt इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 xt प्लस आपका ये ut। ठीक है, एरर
और अगर हम देखें आफ्टर ब्रेक पॉइंट अगर ये t ग्रेटर देन हो जाए t स्टार के, तो हमारा मॉडल क्या बनेगा? तो हमारा मॉडल बन जाएगा yt इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 3 xt प्लस आपका एरर टर्म। ठीक है, ये दोनों इंटरसेप्ट एंड स्लोप चेंज हो सकते हैं, दोनों इंटरसेप्ट एंड स्लोप चेंज हो सकते हैं आफ्टर टी स्टार। तो ये फ्रेमवर्क आपको क्या शो कर रहा है? ये फ्रेमवर्क आपका यूज किया जाता है किसमें? ये फ्रेमवर्क यूज किया जाता है चाउ टेस्ट में और अदर टेस्ट जो भी होते हैं उसमें स्ट्रक्चरल ब्रेक्स देखने के लिए। ठीक है, वैसे मैंने आपको ये सारे बता रखे हैं, तीनों इक्वेशन बना के बता रखे हैं कि किसमें स्ट्रक्चरल ब्रेक है, किसमें नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज है, सारी चीजें। ठीक है, तो ये किस लिए किया जाता है? स्ट्रक्चरल ब्रेक के लिए। हेंस अगर हम बात करें तो ये मॉडल जो है वो यूज किया जाता है क्या आइडेंटिफाई करने के लिए? आपके स्ट्रक्चरल ब्रेक्स रिग्रेशन रिलेशनशिप में ओवर द टाइम पीरियड। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, क्लियर है ऑप्शन नंबर 2। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो, इफ प्लेयर टॉस 2 फेयर कॉइन्स he wins ₹4 if 2 heads occur, ₹2 if 1 head occur and ₹0 if no head occur। ठीक है, 4 रुपए जीतेगा अगर 2 हेड आ गए, 2 रुपए जीतेगा अगर 1 हेड आया, और अगर कोई भी हेड नहीं आया तो ₹0। तो उसका एक्सपेक्टेड गेन हमें बताना है। प्लेयर ने क्वाइन टॉस किए हैं। ठीक है, अब आपको आंसर बताना है। तो देखो, उसने 2 क्वाइन है उसके पास, हर एक क्वाइन की पॉसिबल आउटकम कितना है? 2 हेड या टेल। तो हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 2 बार क्वाइन टॉस किया और 2 ही आ सकते हैं हमारा हेड और टेल, और टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे कितने हो गए? 4। ठीक है, हेड या फिर टेल। अब देखो आउटकम और उनकी प्रोबेबिलिटीज। देखो सबसे पहले 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हेड या हेड आ जाए तो ही 2 हेड आ सकते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितने हैं? 4। यहाँ पे उसको गेन कितने का होगा? 4 रुपए का। ठीक है, अगर हमारा 2 हेड एक साथ आते हैं। उसके बाद क्या बोला है? 1 हेड आएगा तो हमारे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? या तो हेड टेल आ सकता है या फिर आ जाएगा टेल हेड। तो क्या प्रोबेबिलिटी हुई? 2। टोटल आउटकम कितने हैं? 4। तो 2/4 मतलब 1/2। इस केस में गेन कितना होगा? इस केस में गेन होगा ₹2 का। दूसरा उसने बोला कि एक भी हेड ना आए तो क्या आ सकता है? टेल आ सकता है दोनों केस में। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। और इसमें गेन कितना होगा? इसमें जो गेन होगा आपको होगा ₹0 का। तो अगर हम एक्सपेक्टेड गेन जो है वो कैलकुलेट करें तो एक्सपेक्टेड गेन हमारा कैसे कैलकुलेट होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स इनटू गेन फॉर 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड इनटू गेन फॉर 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड इनटू गेन फॉर 0 हेड। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आपका क्या होगा? 4 इंटू 1/4, 1/4 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 2 प्लस 1/4 इंटू 0, यही रहेगा आपका। तो देख लो, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा? 1। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा? 1। यहाँ पे तो आ गया 0, तो 1 + 1 2। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेड गेन उसे कितने का हो सकता है? 2 का हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। कुछ नहीं करना है, जो जो क्वेश्चन दे रखा है वहां पे उसकी प्रोबेबिलिटी लिखते जाओ। पहले टोटल आउटकम निकालो, फिर उनकी प्रोबेबिलिटी लिखते जाओ, उसको उसके गेन से मल्टीप्लाई करो और फिर सबको प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं हम। A card is drawn from a well shuffled pack of playing cards. Find the probability that it is either a heart or a queen. या तो heart या फिर queen। ठीक है, कितने हर्ट होते हैं टोटल? 13। ठीक है, क्वीन कितनी है? 4। ओके, अब उसने बोला आइदर अ हर्ट और अ क्वीन। ठीक है, दोनों हर्ट या क्वीन कितने हो सकते हैं? कि वो क्वीन भी हो और उसमें हर्ट भी हो, तो वो हो सकती है आपकी केस। एक ही केस हो सकता है जिसमें हर्ट भी हो और वो क्वीन भी हो। तो टोटल आपके फेवरेबल आउटकम कितने आ गए? हर्ट निकालो, हर्ट प्लस क्वीन मतलब वही चीज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही चीज ही तो बोल रहे हैं, आइदर अ हर्ट और अ क्वीन। तो हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्ट पहले हम करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ
हर्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्ट इंटरसेक्शन क्वीन, यही होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्ट कितनी है 13 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कितनी है 4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हर्ट और क्वीन क्या है 1, तो 13 प्लस 4 17, 17 माइनस 1 16, और टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं, टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 16/52। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे 13 भी दे रखा है कि कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, 17 भी दे रखा है कि 13 और 4 को प्लस कर देंगे तो 17 आ जाएगा, लेकिन वो जो कॉमन टर्म है उसको तो हमें माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने बोला है या तो हर्ट या तो क्वीन। ठीक है, ऑप्शंस भी मैंने इसी तरीके से सेट करे कि सामने वाला थोड़ा सा कंफ्यूज हो, क्योंकि ऐसे ही ऑप्शंस आपके पेपर में भी आते हैं, तो बहुत मेहनत की जाती है हर एक क्वेश्चन के लिए, ऐसे ही नहीं लेके आया जाता, सोच समझ के लाया जाता है। नाउ in simultaneous equation model OLS can be applied directly। OLS हम डायरेक्टली कब अप्लाई कर सकते हैं, जब हमारा ट्रायंगुलर मॉडल हो, ऑर्डर कंडीशन सेटिस्फाई हो, रैंक कंडीशन सेटिस्फाई हो, या दोनों बोथ ऑर्डर और रैंक कंडीशन हमारी क्या हो सेटिस्फाई हो। तो देखो अगर हम ट्रायंगुलर मॉडल की बात करें तो ये हमारा रिकर्सिव मॉडल भी होता है, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, ट्रायंगुलर मॉडल या फिर रिकर्सिव मॉडल। ये क्या है, ये हमारा स्पेशल केस है जहां पे हमारी इक्वेशंस जो हैं वो स्ट्रक्चर है इस तरीके से कि एक इक्वेशन वो डिपेंड नहीं कर रही एंडोजीनियस दूसरे एंडोजीनियस वेरिएबल्स के पे, ठीक है, बट ये अकेली सफिशिएंट नहीं है जिसपे हम OLS जो है वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं सारी साइमल्टेनियस इक्वेशन में। ठीक है, ये अकेली सफिशिएंट नहीं है, क्लियर है। ऑर्डर कंडीशन की अगर हम बात करें, ये नेसेसरी कंडीशन है आइडेंटिफिकेशन की, जो क्या बताती है, जो ये स्टेट करती है कि नंबर जो है हमारे एक्सक्लूडेड एंड एक्सोजीनियस वेरिएबल्स के इक्वेशन में वो एट लीस्ट वो इतने होने चाहिए कि वो हमारे एंडोजीनियस वेरिएबल्स -1 को क्या कर सके, एंडोजीनियस वेरिएबल -1 को क्या कर सके, इंक्लूड कर सके। हाउएवर अकेली ऑर्डर कंडीशन वो हमें आइडेंटिफिकेशन की गारंटी नहीं देता, इसलिए भी हम नहीं करते। अकेली रैंक कंडीशन भी हमें नहीं देता। ठीक है, रैंक कंडीशन हमारी क्या है, ऑर्डर कंडीशन हमारी नेसेसरी कंडीशन है, रैंक कंडीशन हमारी सफिशिएंट कंडीशन है आइडेंटिफिकेशन की, जो क्या इंश्योर करती है कि जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है एक्सक्लूडेड एक्सोजीनियस वेरिएबल का, उनकी क्या है, फुल रैंक है, जो अलाउ करता है किसके लिए, आपको एक यूनिक जो है एस्टिमेशन के लिए, और ये कंडीशन अकेली ही ऑर्डर कंडीशन के साथ इंश्योर करती है और मॉडल पूरी आइडेंटिफाई कर पाता है। ठीक है, अगर हम कहें OLS अप्लाई हो जाए डायरेक्टली, अगर हम ये चाहें कि हमारा OLS डायरेक्टली अप्लाई हो जाए और यील्ड करे, हमें प्रोवाइड करे कंसिस्टेंट एस्टिमेट्स, किसमें, साइमल्टेनियस इक्वेशन में, तो हमारे लिए दोनों चाहिए, हमें ऑर्डर कंडीशन भी चाहिए, हमें रैंक कंडीशन भी चाहिए, और ये इंश्योर करता है कि हमारा मॉडल जो है वो प्रॉपरली स्पेसिफाइड भी है, वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई भी है, और ये OLS भी दे रहा है विदाउट बायसनेस दे रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या है, बिल्कुल सही है। देखो मैंने मॉक टेस्ट जो दिया उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस दिए और इतनी डिटेल में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की है हर क्वेश्चन के साथ कि ये नहीं बताया सिर्फ कि एक क्वेश्चन का ये आंसर है और उसी के बारे में बता दिया, नहीं, उसके अलावा बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं आए हैं उसके रीजंस भी दिए हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन भी दी है। तो अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट भी खरीदते हो 499 में तो आपका फायदा ही है, नुकसान तो कुछ है नहीं, और अगर नोट्स के साथ परचेज कर रहे हो तो वो 399 में, उसमें भी फायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, मतलब आपको परचेज करने में ये नहीं लगेगा कि क्यों। मैं यहाँ पब्लिसिटी नहीं कर रही, मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि आपके लिए अच्छे से मेहनत की गई है, कि आपके एक्सप्लेनेशन भी इतनी अच्छी हो कि आपको ये ना हो कि हमने क्या ही कर दिया, ये 1-2 लाइन के लिए थोड़ी ना, इतनी मेहनत की गई है एक्सट्रीम लेवल पे। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, गले में भयंकर दर्द हो रहा है, बहुत भयंकर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 22, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन 15 अगस्त 2005, 12 अप्रैल 2005, 2 अक्टूबर 2006 या 26 जनवरी 2004। ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके आएंगे। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की इनिशिएटिव है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सबको पता है। हेल्थ केयर डिलीवरी चाहिए किसमें, रूरल एरियाज में, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो, आपको क्वालिटी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करे, स्पेशली जो हमारे वन लेबर ग्रुप है उनके लिए होता है ये। ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब हुआ था, 12 अप्रैल 2005 को। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंडिया India's new foreign trade policy 2023 was released on 31st March 2023. What is the key distinguishing feature of its validity period? ऐसी क्या अलग फीचर है इसका वैलिडिटी की कब तक है? ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है 2030 तक, इसकी कोई एंड डेट नहीं है, वो अपडेट कर दी जाएगी। ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी है 2 साल की, या अलाइन है फाइनेंशियल ईयर के साथ और हर साल जो है उसको रिन्यू किया जाता है। तो देखो, पहले अगर हम पॉलिसीज की बात करें, उनके फिक्स्ड 5 ईयर प्लान थे 2015 से 2020 तक चली जैसे हमारी, ठीक है। अब जो हमारी नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है 2023 की, वो डायनामिक है और इसकी कोई भी स्पेसिफाइड एंड डेट नहीं है अभी। और ये अप्रोच अलाउ करती है गवर्नमेंट को कि वो रिस्पोंड करेगी मोर फ्लेक्सिबली। जैसे भी हमारे अचानक से अगर कोई चेंजेस आते हैं ग्लोबल ट्रेड में, कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, तो ये उसी के हिसाब से उसमें नेसेसरी अपडेट्स भी करेंगे। कोई एक्सटेंशन करना है, ये एक फिक्स पॉलिसी पीरियड नहीं है, फिक्स पॉलिसी ये नहीं है कि इतने ही साल के लिए अप्लाई होगी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, अरेंज द फॉलोइंग आरबीआई गवर्नर्स इन ऑर्डर ऑफ रघुराम जी राजन, उर्जित पटेल जी, विमल जलान, वाईवी रेड्डी। आरबीआई गवर्नर्स को आपको क्या करना है? अरेंज करना है। तो सबसे पुराने जो है वो है हमारे विमल जलान, ऑप्शन नंबर सी। और वो 2 ऑप्शन में आ रहा है, ये हटा दो, ये हटा दो। उसके बाद कौन है हमारे? वाईवी रेड्डी, ऑप्शन नंबर डी। वाईवी रेड्डी के बाद कौन है? रघुराम जी राजन, ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद हमारे उर्जित पटेल जी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ईयर मैं बता देती हूँ, कोई गलती हो तो मुझे बता देना। विमल जलान हमारे 1997 से 2003 तक थे। उसके बाद वाईवी रेड्डी जी हमारे 2003 से 2008 तक थे। उसके बाद अगर हम बात करें रघुराम जी राजन, वो 2013 से 16 तक थे। उर्जित पटेल जी की अगर हम बात करें तो वो 16 से 18 तक थे, ठीक है। तो सी डी ए बी हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बिल्कुल सही है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अरेंज द फॉलोइंग कमेटीज क्रोनोलॉजिकली। आपको इन कमेटीज को अरेंज करना है। चक्रवर्ती कमेटी, नरसिम्हन कमेटी, केलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी। मैंने क्रोनोलॉजी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, वहां पे करवा रखी है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। सबसे पहले अगर हम बात करें चक्रवर्ती कमेटी, मॉनेटरी सिस्टम सबसे पुराना हमारा यही है 1985। उसके बाद जो है हमारी नरसिम्हन कमेटी है 1991, ये तो सबको पता होगा। केलकर कमेटी जो हमारी एफआरबीएम के लिए फिस्कल पॉलिसी बजट मैनेजमेंट 2004 में थी, ये भी सबको पता होगा, ठीक है। रंगराजन कमेटी 2003-4 में है ना एफआरबीएम। रंगराजन कमेटी 2008 की है। तो ये ए बी सी डी इसी तरीके से ही अरेंज ही है, ए बी सी डी, यही हमारा क्या है? करेक्ट सीक्वेंस है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड्स। देखो, मैंने ये क्लास में लाइव भी ले सकती थी, लेकिन फिर ये होता है कि एक ही क्वेश्चन पे बहुत टाइम लगता है और मैं आपको फिर ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं कर पाती। और ऑल्दो अगर किसी का भी कोई भी डाउट रहता है तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप चैट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं उस डाउट को आपका चैट बॉक्स में ही सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ और हमेशा रिप्लाई भी करने की कोशिश करती हूँ। मेरे हिसाब से शायद कभी ऐसा हो कि मैंने रिप्लाई ना किया हो, क्योंकि कई बार यूट्यूब की ही कुछ गाइडलाइंस होती है जिसकी वजह से कुछ मैसेजेस नहीं दिख पाते हैं, नहीं शो होते हैं। ऑल्दो मैं हमेशा देखती हूँ और मैं नोटिफिकेशंस भी अब मैंने फोन में हर जगह ऑन करके रखती हूँ कि अगर किसी का कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है, कमेंट है आए, तो मैं उसका तभी रिप्लाई जो है वो कर सकूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड। पब्लिक गुड हमारे कैसे होते हैं? वो हमारे नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल, ठीक है। नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। तो नॉन राइवल होते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं हम थ्रू प्राइसिंग, ये नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। यही कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, यही इसका क्या है? सही आंसर है। फ्री राइडर प्रॉब्लम तो यहाँ पे आती ही आती है, ठीक है। पब्लिक गुड्स जैसे हमारे नेशनल डिफेंस है, स्ट्रीट लाइट है, ये नॉन राइवल है, नॉन एक्सक्लूडेबल है, जिसकी वजह से ही फ्री राइडर प्रॉब्लम जो है वो आती है। ये प्राइवेट गुड का केस है, एक्सक्लूडेबिलिटी, क्या प्राइस लगा के एक्सक्लूड कर दो, ठीक है। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। सपोज कंज्यूमर ए वैल्यूज ए कप ऑफ टी ₹30 एंड कंज्यूमर बी जो है वैल्यू करता है उसी कप की 22। इन एब्सेंस ऑफ एनी टैक्स मार्केट प्राइस ऑफ अ कप ऑफ टी इज ₹20। अगर कोई टैक्स नहीं लगता तो उसके प्राइस 20 है। सो बोथ ए एंड बी चूज टू बाय 1 कप ईच, क्योंकि ए जो है वो 30 रुपए देने को तैयार है और बी 22 रुपए देने को तैयार है। कोई भी टैक्स ना लगे तो उसकी 20 रुपए वैल्यू है, तो दोनों ही खरीद लेंगे, दोनों के ही बजट में आ रहा है। अगर अब गवर्नमेंट लगा दे उसके ऊपर 5 रुपए का टैक्स, तो प्राइस 20 से कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे।
तो देखो ए कस्टमर तो खरीद लेगा, वो तो 30 दे रहा था, बी खरीद पाएगा, वो 22 से 25 हो गए। देन द डेड वेट लॉस हमारा कितना होगा इस क्वेश्चन में, एंड टैक्स रिवेन्यू कितना कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली, इसका आंसर आपको बताना है। देखो बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, कंज्यूमर ए को कितना सरप्लस मिल रहा था, वो 30 देने को तैयार था, और अब टैक्स बिफोर टैक्स कितना हुआ है, 20 ही प्राइस है, उसको कितना फायदा हुआ, 10 का फायदा हुआ। कंज्यूमर बी को कितना सरप्लस हुआ, वो कितने देने को तैयार था, 22, बिना टैक्स की वैल्यू कितनी है 20, उसको फायदा कितना हुआ, 2 का फायदा हुआ। टोटल यूनिट सोल्ड हुई 2, ए की और बी की, तो प्राइस ठीक है, टोटल यूनिट सोल्ड होगी, ए भी खरीदेगा बी भी खरीदेगा। अब प्राइस राइस हो गए 25, उन्होंने बोला ना टैक्स लगा तो 25 रुपए हो गए। अब कंज्यूमर ए का सरप्लस कितना होगा, वो 30 देने को तैयार था, 25 हो गए, उसका सरप्लस हुआ कितना, 5 का। बी का सरप्लस होगा, कंज्यूमर बी जो है वैल्यू करता है 22 की, और अब उसे 25 देने पड़ रहे हैं, तो ये तो खरीदेगा ही नहीं, सिर्फ कौन खरीदेगा, ए। तो टैक्स रिवेन्यू सिर्फ किससे आएगा, सिर्फ एक से ही आएगा, इस ए बंदे से ही आएगा, क्योंकि वही परचेज कर रहा है। तो 5 × 1, एक बंदे ने परचेज किया, 5 रुपए का उसे क्या हो गया, टैक्स मिल गया सरकार को। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन हटा दो, क्योंकि और अब हमें देखना है डेड वेट लॉस कितना हुआ। तो लॉस क्या है, कंज्यूमर बी जो विलिंग था 22 रुपए देने के लिए, जो प्री टैक्स से क्या है, ज्यादा है, प्री टैक्स कितना है 20 रुपए, और वो अभी भी 22 रुपए देने को तैयार था, लेकिन वो नहीं खरीद रहा। क्यों, क्योंकि टैक्स की वजह से उसके प्राइस कितने हो गए, 25 रुपए हो गए। वो नहीं खरीद रहा क्योंकि टैक्स की वजह से उसके प्राइस कितने हो गए, 25 हो गए। तो टैक्स ने क्या किया, म्यूचुअल बेनिफिशियल जो था वो हट गया हमारा टैक्स लगाते ही। तो कंज्यूमर ने इवैल्यूएशन कितने करी थी, 22 रुपए की, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी आ रही थी, 20 रुपए। तो डेड वेट लॉस कितना हो गया, 2 रुपए का, हमें 2 रुपए का क्या हो गया, डेड वेट लॉस हो गया। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। इतने आसान क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन देख के घबरा जाते हो, डेड वेट लॉस का नाम सुनते ही घबरा जाते हो, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। देखो कितना आसान क्वेश्चन था और कितनी जल्दी हमारा जो है वो सॉल्व हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं, ठीक है। और जेकेपीएससी के लिए भी मैं बता देती हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेवल बढ़ चुका है पेपर का। Now moving to our next question number 28. If a country's market capitalization to GDP ratio is constantly above 150%, ये जर्नली क्या इंडिकेट करता है, ठीक है, क्या इंडिकेट करता है ये देखो, अगर रेशो हमारा 100% से ज्यादा है, अगर रेशो हमारा 100% से ज्यादा है, मतलब कि क्या शो कर रहा है कि मार्केट जो है उसकी वैल्यू हुई है हायर देन जीडीपी, जीडीपी से ज्यादा वैल्यूएशन है मार्केट में। अगर रेशो हमारा 150%, कुछ जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, अगर वो शो कर रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये तो ओवर वैल्यूएशन शो कर रहा है ना, जैसा यूएसए हांगकांग वगैरह में होता है, ओवर वैल्यूएशन हो गई है तो हमारी मार्केट की हमारी जीडीपी से। तो इसका मतलब क्या है, स्टॉक मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन हमारी क्या होगी, हाई कंपेयर टू द साइज ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का साइज 100% ही हो सकता है ना, उससे स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन क्या हो गई, ज्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा क्या होगा, सही होगा। ये अंडर वैल्यू तो होगी नहीं, इकोनॉमी तो रिसेशन में है ही नहीं, क्योंकि वो 150% पे है। गवर्नमेंट जो है इम्पोज कर देगी कैपिटल पे, नहीं, उसका भी कोई लिंक नहीं है। इसने बस पूछा है कि अगर कंट्री की मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो कॉन्स्टेंटली अबव 150% जा रही है, तो क्या इंडिकेट कर रही है, ये तो इंडिकेट कर रही है ना सीधा सीधा कि स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन हाई है compared to the economy size. Okay, now next question, which of the following is not an assumption or a key feature of the inflation targeting framework? उसका फीचर नहीं है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो आपका फ्रेमवर्क है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग हमारा क्या है, 4+- 2% है। सेंट्रल बैंक का प्राइमरी गोल प्राइस स्टेबिलिटी होता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ही प्राइस स्टेबिलिटी है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग बनाया ही क्यों है, फ्रेमवर्क बनाया ही क्यों है, ताकि स्टेबिलिटी रहे। देयर इज हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल तभी उन्होंने बोला है कि हम तो एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क लेके चल रहे हैं, 4+- 2 पे चल रहे हैं। प्राइमरी कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज ऑलवेज फिस्कल डेफिसिट, और सेंट्रल बैंक ऑपरेट विद अ सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, जैसे ये जो एक्सट्रीम वर्ड्स आ जाते हैं वही ऑप्शन हमें सबसे पहले देखना पड़ता है।
और प्राइमरी कोज इन्फ्लेशन का सिर्फ और सिर्फ फिस्कल डेफिसिट थोड़ी ना है, और भी बहुत सारे रीजन है। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है जहां पे सेंट्रल बैंक ने एक्सप्लिसिटली एक टारगेट बनाया है इन्फ्लेशन रेट का, और इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करती है इंटरेस्ट रेट वगैरह को, ताकि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहे। ये तो सबसे बेसिक फीचर है, बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हमें इन्फ्लेशन वो स्टेबिलिटी मेंटेन रखनी है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। Now moving to our next question number 30. Sacrifice ratio measures. Sacrifice ratio का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन लॉस ऑफ आउटपुट, या फिर जीडीपी हम कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय परसेंटेज रिडक्शन इन इन्फ्लेशन। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। मतलब ये शो करता है कि हाउ कॉस्टली डिसइन्फ्लेशन है इन टर्म्स ऑफ आउटपुट फॉरगॉन, कितना हमें आउटपुट का लॉस हुआ है। ठीक है, तो लॉस ऑफ आउटपुट ड्यू टू रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कम होने की वजह से हमारे आउटपुट का जो नुकसान हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डिस्काउंट यील्ड ऑफ ट्रेजरी बिल, जिसमें एफ हमें फेस वैल्यू दे रखी है, पी हमें परचेज प्राइस दे रखा है, डी हमें डेज टू मैच्योरिटी दे रखा है। तो देखो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझ लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है, y इज इक्वल टू एफ माइनस पी अपॉन एफ इंटू 365 डिवाइडेड बाय डी इंटू 100। ठीक है, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, जो हमारा पहला ही ऑप्शन है। अब इसमें मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। सबसे पहले ट्रेजरी बिल हमारे क्या होते हैं, ये हमारे शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हैं जो इशू किए जाते हैं डिस्काउंट पे टू देयर फेस वैल्यू, और रिडीम किए जाते हैं फेस वैल्यू। तो डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, फेस वैल्यू पे रिडीम किए जाते हैं। डिस्काउंट यील्ड जो है वो एनुअलाइज्ड रिटर्न बेसिस पे होता है। ठीक है, अब अगर हम इसमें एक एक टर्म की बात करें, अब ये जो हमारी टर्म है f माइनस पी, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है आपके डिस्काउंट को। ऑप्शन अब पूछा जा सकता है कि इसमें से ये टर्म, फॉर्मूला क्या पता वो आपको दे दे और इसमें से एक का मतलब पूछ ले। तो f माइनस पी आपको क्या शो करती है, डिस्काउंट शो करती है, जो इन्वेस्टर का क्या है, प्रॉफिट है, जिसने इन्वेस्ट किया उसका प्रॉफिट है। उसके बाद इस वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय एफ। एफ हमारी क्या है, हमारी फेस वैल्यू है, ये हमारी क्या है, फेस वैल्यू है। इसको हम जो करते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं बाय 365 बाय डी से, हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें रिटर्न को क्या करना पड़ता है, एनुअलाइज, एनुअल रिटर्न हमें निकालना है। उसके बाद हम फाइनली इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो फाइनेंशियल मार्केट में यूज किया जाता है, ये यील्ड चेक करने के लिए कि ट्रेजरी बिल पे कितनी यील्ड हमारी क्या हुई है, कैलकुलेट हुई है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। क्लियर है, यहाँ पे f माइनस पी दे रखा है, डिवाइडेड बाय p कर दिया, गलत है। f माइनस पी डिवाइडेड बाय f तो क्या, लेकिन d बाय 365 कर दिया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ो। द इकोनॉमिक मेजर that aims to access a country's economic performance by assigning greater weight to income growth among the poorer sections of population, उसे हम क्या कहते हैं, गिनी कोफिशिएंट, पॉवर्टी वेटेड ग्रोथ रेट, लॉरेंस क्राइटेरिया, या फिर हेड काउंट रेशियो। देखो इन्होंने क्या बोला, ग्रेटर वेट टू इनकम ग्रोथ अमंग द पुअरर सेक्शन, किसे दिया है ग्रेटर वेट, पुअर सेक्शंस में। तो सही आंसर क्या है हमारा, पॉवर्टी वेटेड ग्रोथ रेट। गिनी कोफिशिएंट हमारा एक सिंगल नंबर है जो क्या मेजर करता है, ये हमारी ओवरऑल इनइक्वालिटी को क्या करता है, मेजर करता है इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। पॉवर्टी वेटेड ग्रोथ रेट हमारा सही आंसर है। ठीक है, लॉरेंस क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो ये रैंक डिस्ट्रीब्यूशन के उस पे बेस्ड होता है। ठीक है, ये स्पेसिफिक नहीं है। हेड काउंट रेशियो सिंपली मेजर करता है पॉवर्टी, जो कैलकुलेट करता है प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो हमारी क्या रह रही है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो रह रही है। ठीक है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ से डायरेक्ट लिंक नहीं है। यहाँ पे हम इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को असाइन कर रहे हैं, जिसमें हम ग्रेटर वेट दे रहे हैं पुअर सेक्शंस को। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है, यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In Marxian economics, the rate of surplus value, which measures the degree of exploitation of labor, is expressed by which one of the following ratio? C हमारी constant capital, B हमारी variable capital, S हमारी surplus value। आपको क्या निकालना है, exploitation of labor। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, जो हमारा सरप्लस हम ले रहे हैं
कमा रहे हैं, वो हम किसकी वजह से कमा रहे हैं? क्योंकि हम लेबर को क्या कर पा रहे हैं? एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेबर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तभी तो उनकी वजह से उनसे ओवर टाइम करवा रहे हैं, ज्यादा काम करवा रहे हैं, तभी क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो ये हमारी क्या है? ये वेरिएबल कैपिटल है लेबर। एस बाय वी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। एस बाय सी ये रेशो हमारा कोई स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट नहीं है मार्क्सियन में, सरप्लस अपॉन कांस्टेंट कैपिटल। एस बाय वी हमारा सही है। सरप्लस अपॉन कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, ये रेशो रिप्रेजेंट करता है आपके रेट ऑफ प्रॉफिट को। ये अगर आपका रेट ऑफ प्रॉफिट आ जाए तो ये वाला फॉर्मूला होगा आपका रेट ऑफ प्रॉफिट को। सी बाय वी कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल, ये आपका रिप्रेजेंट करता है किसका? ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल को। मैंने एक क्लास पूरी ले रखी है इस पे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आपकी कंप्लीट करा रखी है, उसमें आप देख सकते हो ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल को। ठीक है, मतलब ये मशीनरी, रॉ मटेरियल टू वेरिएबल कैपिटल जो वेजेस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, 1 तो कुछ है ही नहीं, 3rd आपका रेट ऑफ प्रॉफिट को डिफाइन कर रहा है, 4th आपका ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल को डिफाइन कर रहा है। दोनों में से कोई भी और ऑप्शन आए तो देख लेना। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी डायरेक्टली इंटरनलाइज आर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी? कौन सी पॉलिसी है जो डायरेक्टली इंटरनलाइज करती है आपकी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को? कि आप सब्सिडी प्रोवाइड कर दो प्रोड्यूसर्स को, टैक्स लगा दो, ऑफर कर दो टैक्स रिबेट, ज्यादा पैसे प्रिंट कर लो। ये तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता कि आप पैसे प्रिंट कर लो। और आपको नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को कम करना है, इंटरनलाइज करना है, सॉल्व करना है। कैसे करोगे? टैक्स लगा के। ऑप्शन नंबर 2 सिंपल। पिग्यूवेन टैक्स का मतलब ही क्या है? आपका मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट जो एक प्रोड्यूसर को बियर करना पड़ेगा क्योंकि वो ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, आप नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट कर रहा है, मान लो पोल्यूशन कर रहा है, आप उसे सब्सिडी दे दोगे? नहीं। टैक्स रिबेट दे दोगे कंज्यूमर्स को? नहीं। आप टैक्स लगाओगे उसके ऊपर, प्रोड्यूसर पे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्विवेलेंट वेरिएशन फॉर अ प्राइस इंक्रीज ऑफ अ गुड कैन बी इंटरप्रेटेड एज। equivalent variation for a price increase for a good can be interpreted as willingness to pay, willingness to accept, both 1 and 2। क्या होगा? equivalent variation for a price increase of a good can be interpreted as ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया। फॉर अ प्राइस इंक्रीज इक्विवेलेंट वेरिएशन जो है उसका मतलब क्या है? प्राइस इंक्रीज मतलब है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी है कंज्यूमर विलिंग टू पे है, वो एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी जो एक कंज्यूमर विलिंग टू पे है टू अवॉइड द प्राइस इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, नाउ ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसके हिसाब से क्या है? बिल्कुल सही है। इक्विवेलेंट वेरिएशन का मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब होता है चेंज इन वेल्थ, चेंज इन वेल्थ एट करंट प्राइस, चेंज इन वेल्थ एट करंट प्राइस जिसका एक सेम इम्पैक्ट आए कंज्यूमर के वेलफेयर पे जैसा एक्चुअल प्राइस चेंज पे आता है। ठीक है, वो हमारा क्या हो गया? इक्विवेलेंट वेरिएशन का केस हो गया। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। Which of the following is an example of depletion of natural capital? Investing in new solar power plant to reduce fossil fuel dependence. इससे कोई डिप्लीशन होगा? खुद सोचो, नहीं हो सकता। हार्वेस्टिंग टिम्बर फ्रॉम अ फॉरेस्ट एट ए रेट फास्टर देन इट्स नेचुरल ग्रोथ रेट, पेड़ काटते जाओ, वो रीग्रोथ तो धीरे धीरे हो जाएंगे, कोई बात नहीं, उससे ज्यादा जल्दी पेड़ काट लो, उससे तो डिप्लीशन ही होगा। सही आंसर है बिल्कुल। बिल्डिंग अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टू क्लीन वाटर बिफोर रिलीजिंग इट इनटू लेक, बिल्कुल सही बात है ये तो, इससे तो फायदा नुकसान नहीं होगा। क्रिएटिंग अ प्रोटेक्टिव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ऑप्शन 2 ही हमारा है जो एग्जाम्पल है किसका? डिप्लीशन ऑफ नेचुरल कैपिटल का। हमारी नेचर ने जो हमें दिया है उसका डिप्लीशन ही हो रहा है। इससे आसान क्वेश्चन भी आएंगे पेपर में। द मेन कोज ऑफ अंडर प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स इन अ फ्री मार्केट, मेन कोज क्या है अंडर प्रोविजन होना पब्लिक गुड्स का? आपका पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, फ्री राइडर प्रॉब्लम, एक्सेसिव गवर्नमेंट का रेगुलेशन, या फिर आपकी राइवल कंजम्पशन। तो सिंपल सी बात है, फ्री राइडर प्रॉब्लम बता भी चुकी हूँ। इंडिविजुअल जो है अंडर कॉन्ट्रीब्यूटर है क्योंकि उसे पता है कि उसे बिना पे करे जो है वो चीज मिल जाएगी, वो कंज्यूम कर सकता है बिना पे करे, तभी तो फ्री राइडर प्रॉब्लम की प्रॉब्लम जो है वो अराइज होती है, इसलिए इसका अंडर प्रोविजन होता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। According to the specific factor model of international trade, what is the impact of opening trade on factor returns in a labor abundant country? ध्यान से पढ़ेंगे ऑप्शंस को। देखो,
real return to capital specific to export sector rise or real return to land specific to import competing sector fall, and the effect on real wage of labor, the mobile factor ambiguous होगा. रियल रिटर्न टू कैपिटल फॉल, रियल रिटर्न टू लैंड राइज और रियल वेज अनएम्बिग्युअस होगा. रियल रिटर्न टू कैपिटल राइज, रियल रिटर्न टू लैंड राइज एंड रियल वेज ऑल्सो राइज, तीनों ही भर जाएंगे. रियल रिटर्न टू कैपिटल फॉल, रियल रिटर्न टू लैंड भी फॉल और इफेक्ट जो है वो एम्बिगुअस होगा. इनफैक्ट एम्बिगुअस होगा ये तो हम सबको पता है. देखो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 1. रियल रिटर्न जो है कैपिटल जो स्पेसिफिक है एक्सपोर्ट सेक्टर के वो राइज होंगे. ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, आ चुका है, बट ये सेम उसी तरीके से फ्रेम नहीं है. इसको मैंने थोड़ा सा बस घुमा रखा है क्वेश्चन को, इसलिए ताकि क्वेश्चन अगर उसी टॉपिक से आ रहा है और अगर दूसरे तरीके से पूछ लिया जाए तो भी आपको आना चाहिए. स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल क्या एनालाइज करता है? ट्रेड इंपैक्ट एनालाइज करता है. ट्रेड इंपैक्ट जो है उसको एनालाइज करता है जब आपके कुछ फैक्टर्स जैसे कि आपकी कैपिटल है, जैसे कि आपकी लैंड है, वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक है किसी इंडस्ट्री को लेके, वो स्पेसिफिक है, जबकि आपका जो दूसरा फैक्टर है लेबर है, वो आपका क्या है? मोबाइल बिटवीन द सेक्टर्स. वो तो मोबाइल है, वो दूसरे सेक्टर्स में भी जा सकता है, लेकिन कैपिटल और लैंड जो है वो फिक्स्ड है टू द पर्टिकुलर इंडस्ट्री. ठीक है, तो इन लेबर अबंडेंट कंट्री, अगर कंट्री जो है हमारी लेबर अबंडेंट हुई, ठीक है, यही बोला गया है क्वेश्चन में कि कंट्री हमारी क्या है? लेबर अबंडेंट है, और अगर हमने ट्रेड को क्या कर दिया? ओपन कर दिया, तो ओपनिंग ट्रेड की वजह से क्या होगा? एक्सपोर्ट जो है लेबर इंटेंसिव गुड का, जैसे हमारे टेक्सटाइल है उसमें लेबर इंटेंसिव की ज्यादा जरूरत है, और इंपोर्ट जो है हमारे कैपिटल इंटेंसिव गुड का, जैसे मशीनरी है. ठीक है, तो एक्सपोर्ट सेक्टर टेक्सटाइल हमारा तो एक्सपेंड करेगा, बिल्कुल सही बात है, हमारी कंट्री लेबर अबंडेंट कंट्री है और ट्रेड को हमने ओपन कर दिया है, तो एक्सपोर्ट सेक्टर एक्सपेंड करेगा. इसकी वजह से जो डिमांड है फॉर द फैक्टर स्पेसिफिक टू कैपिटल, रियल रिटर्न टू कैपिटल हमारे क्या हो जाएंगे? वो हमारे राइज करेंगे, कैपिटल तो हमारे राइज करेंगे, और रियल रिटर्न टू लैंड हमारे क्या करेंगे? वो हमारे क्या करेंगे? वो फॉल करेंगे. और जो हमारी इंपोर्ट कंपीटिंग सेक्टर है, मतलब जो हमारी मशीनरी वगैरह का सेक्टर है, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इंपोर्ट कंपीटिंग सेक्टर, जिसकी वजह से डिमांड फैक्टर स्पेसिफिक टू लैंड है वो क्या करेगी? वो फॉल करेगी, मतलब हमारे रियल रिटर्न टू लैंड हमारे क्या करेंगे? फॉल करेंगे. और मोबाइल फैक्टर जो हमारा लेबर है जो आसानी से मूव कर सकता है, वो एम्बिगुअस होगा इनकम की टर्म में, क्योंकि हमारे नॉमिनल वेज रेट तो राइज करेंगे, और परचेजिंग पावर डिपेंड करती है कि हमारे बाकी गुड्स में कितने प्राइस का चेंज आ रहा है, उस पर डिपेंड करती है कि हमारी परचेजिंग पावर जो है वो क्या होगी. तो टिपिकली जो गेन होगा इन टर्म्स ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, वो उसका लॉस भी हो सकता है, उसका गेन भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्टेड. तो ओवरऑल इफेक्ट हमें क्लियर नहीं है कि ओवरऑल इफेक्ट लेबर पे क्या पड़ेगा. रियल रिटर्न टू कैपिटल तो हमारे राइज करेंगे जो एक्सपोर्ट सेक्टर के हैं, और रियल रिटर्न टू लैंड हमारे जो इंपोर्ट हमारी कंपीटिंग इंडस्ट्री है वो फॉल करेंगे, ये तो बिल्कुल क्लियर है. लेकिन जो हमारा ओवरऑल इफेक्ट हमारे लेबर पे आएगा वो हमारा क्या होगा? एम्बिगुअस होगा. ठीक है, यही स्पेसिफिक मॉडल का मेन कोर है और यही कंक्लूजन भी है इस बात का. ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 39, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. The theory of mesmerizing growth proposed by Jagdish Bhagwati primarily argue which of the following: growth driven by technological improvement in a large country can be self-defeating if it increases the supply of its exports so much that in terms of trade deteriorate severely. Growth in small open economy will always lead to loss of welfare due to increased dependence on volatile international market. ठीक है, imported biased growth in developed nations lead to deindustrialization, making them worse despite economic expansion. Protectionist policy designed to spur growth in developing country will inevitably reduce national welfare by distorting domestic prices. तो देखो, अगर हम इसमें बात करें, सबसे पहले जो कोर है हमारी mesmerizing ग्रोथ का, ये क्या शो करता है? ये एक पैराडॉक्स है जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ अलग अलग होगी, और इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ कंडीशंस में कंट्री को क्या बना सकती हैं? वर्स ऑफ की कंडीशन में ला सकती हैं. कंडीशन क्या है वर्स ऑफ? ये जो इनकी जगदीश भगवती की मेस्मराइजिंग ग्रोथ की कंडीशन है वो क्या है? कंट्री आपकी क्या होनी चाहिए? लार्ज होनी चाहिए. इकोनॉमिक सेंस में कह रही हूं मैं, कंट्री एरिया के सेंस में नहीं, इकोनॉमिक सेंस में, मतलब उसका वॉल्यूम, एक्सपोर्ट वॉल्यूम सिग्निफिकेंट होना चाहिए कि वो आपके वर्ल्ड प्राइसेस पे जो है वो इफेक्ट डाल सके. ग्रोथ स्ट्रांगली बाइस्ड होना चाहिए टुवर्ड द एक्सपोर्ट सेक्टर. ये जो मैं बता रही हूँ कि जगदीश भगवती जी ने जो मेस्मराइजिंग ग्रोथ की बात कही, उसके कोर फीचर्स क्या है, ये चीजें होनी चाहिए.
छोटी कंट्री अगर वॉल्यूम उसका लेस है, बहुत बड़े स्केल पे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड नहीं हो रहा, तो वो इम्पैक्ट नहीं डालेगा वर्ल्ड पे ना, उससे कंट्री वर्स ऑफ में जाएगी। तो सबसे पहले कंट्री लार्ज इनफ होनी चाहिए इकोनॉमिक सेंस में, जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सके आपके वर्ल्ड प्राइसेस को। दूसरा, आपकी जो ग्रोथ है वो स्ट्रांगली बाइस्ड होनी चाहिए टुवर्ड द एक्सपोर्ट सेक्टर, जिसकी वजह से मैसिव इंक्रीज होगा इन सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड मार्केट में। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिमांड जो हो रही चाहिए एक्सपोर्ट की, वो प्राइस इन इलास्टिक होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मतलब एक लार्ज इंक्रीज सप्लाई में जरूरी है टू फोर्स अ स्मॉल इंक्रीज इन क्वांटिटी परचेज। बिल्कुल, बहुत बड़ा चेंज ना आए, ठीक है, प्राइस के चेंज होने से बहुत बड़ा चेंज ना आए। कंट्री हेविली डिपेंडेंट होनी चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड पे, ये इसके फीचर है इस पर्टिकुलर थ्योरी के। अब उसके हिसाब से जो हमारा सही आंसर क्या होगा, ग्रोथ ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट इन लार्ज कंट्री कैन बी सेल्फ डिफीटिंग। वो सेल्फ डिफीटिंग हो सकती है इफ इट इंक्रीजेस द सप्लाईज ऑफ इट्स एक्सपोर्ट सो मच दैट इट टर्म्स ऑफ ट्रेड, उसने एक्सपोर्ट बढ़ा भी दिया फिर भी उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो रहा है, डेट्रॉइट होता जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। लार्ज कंट्री है, एक्सपोर्ट प्राइस ग्रोथ है, डेट्रॉइटेशन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो बिल्कुल सही बात है, यही हमारी क्या है, इमेस्मराइज्ड ग्रोथ, ऑप्शन नंबर 1। Now, moving to our next question, gravity model of international trade in its basic form predict that the trade flow between two countries is positively influenced by which of the following? Positively influence किससे होते हैं? Geographical distance between them and the difference in their per capita income, product of their national income and the inverse of distance between them, similarity in their economic size and absolute value, difference in their factor endowment in the presence of common language। तो देखो आपका जो ग्रेविटी मॉडल है, ट्रेड हो रहा है जो आई और जे में, वो किसके हिसाब से, एक टर्म ले ली जीडीपी आई इंटू जीडीपी जे, दो टर्म ले ली इंडिया और जापान, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन आई एंड जे। तो पॉजिटिवली रिलेटेड है जीडीपी से और इनवर्सली रिलेटेड है किससे, डिस्टेंस से आपका ट्रेड। तो सही आंसर क्या है, product of their national income and the inverse of distance between them, product of their national income and the inverse of distance between them। सही बात, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका है। इफ द नॉमिनल टैरिफ ऑन फाइनल कॉमोडिटी है 20%, द कोस्ट शेयर ऑफ इंपोर्टेड इनपुट इन द फाइनल गुड्स फ्री ट्रेड प्राइस हमारा देखा है 0.5, नॉमिनल टैरिफ रेट ऑन इंपोर्टेड इनपुट है 5%, हमें बताना है इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन हमारा क्या होगा। तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला, इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन हमारा किसके बराबर होता है, टी माइनस ए आई इंटू टी आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए आई। क्या मतलब है, टी का मतलब क्या है, हमारा नॉमिनल टैरिफ ऑन फाइनल गुड, जो हमारा कितना दे रखा है 20%, मतलब 0.20, माइनस ए आई का मतलब क्या है, कोस्ट शेयर ऑफ इंपोर्टेड इनपुट, जो हमें कितनी दे रखी है 0.5, मल्टीप्लाई बाय टी आई का मतलब क्या है, नॉमिनल टैरिफ ऑन इंपोर्टेड इनपुट, जो कितना है 5%, मतलब 0.05। इसको सॉल्व करो पहले, 0.20 माइनस 0.5 इंटू 5 5 25, 1 2 3, 0.025, क्या आ गया हमारा, इसको सॉल्व करके माइनस कर दो इसको, 0.15, एक सेकेंड, ये इतना, एक सेकेंड ये रुक क्यों नहीं रहा, अच्छा 0.20 माइनस 0.25, भाई फॉर्मूला बता दिया, कैलकुलेट तो आप लोग भी कर सकते हो। जीरो पॉइंट 175 हमारा क्या आ गया, ये आ गया। अब ईआरपी कैलकुलेट करना है, तो ये हमारा आ गया 0.175 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए आई का मतलब क्या है हमारा, कोस्ट शेयर ऑफ इंपोर्टेड इनपुट, वो कितना दे रखा है, कोस्ट शेयर ऑफ इंपोर्टेड इनपुट 0.5, तो 1 माइनस 0.5 कितना हो गया 0.5, पॉइंट को हटा के 1 0,
पॉइंट को हटा के 3 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, सॉल्व कर लो, 5 3 जा 15, 5 5 25, 35 डिवाइडेड बाय 100, तो आगे 0.35, और 0.35 का मतलब क्या है 35%। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। फॉर्मूला ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन कितना आ गया 35%। Which of the following statement are true for the ridge lines in the isoquant analysis? में से ridge line के लिए कौन सी statement आपकी सही है? सबसे पहले, they represent a point where the marginal product of one of the factor is 0. ठीक है? The economic region of production is the area enclosed by the ridge line. ये ridge line हमारी बनी, यही हमारा क्या होता है, इकोनॉमिक रीजन होता है। स्टेटमेंट सही है। रिप्रेजेंट पॉइंट्स वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फैक्टर इज 0, ये बात भी बिल्कुल सही है। फंडामेंटल डेफिनेशन है, अपर रिज लाइन हमारे क्या शो करता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू 0, और लोअर जो हमारी ये नीचे वाली रिज लाइन है ये क्या शो करती है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर 0, दोनों सही है। आउटसाइड द रिज लाइन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये थोड़ी गलत स्टेटमेंट मुझे लग रही है। अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोड्यूसर विल ओनली ऑपरेट ऑन द एक्सपेंशन पाथ व्हिच लाइज अलोंग द रिज लाइन। ठीक है, ये देखते हैं। द पोर्शन ऑफ एन आइसोक्वांट बिटवीन द रिज लाइन कोरस्पॉन्ड टू स्टेज 2 ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बोथ द इनपुट। बिल्कुल सही बात है। हमारी टोटल प्रोडक्ट और ये हमने एमपी का और इसका वो बनाया था, तो स्टेज 2 हमारी बिल्कुल सही है जिसमें हमें प्रोडक्शन करनी चाहिए, और ये स्टेज 2 का जो गैप है यही रिज लाइन को शो कर रहा है। तो हमारा ई ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, ए और बी भी सही है। ठीक है, ए बी और ई ये तीनों तो सही हैं, तो ए बी और ई इसी ऑप्शन में है। वैसे टिक भी कर सकते हो फोर्थ पे, लेकिन समझते हैं पहले क्या बोला है। आउटसाइड द रिज लाइन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज नेगेटिव। देखो, आउटसाइड द रिज लाइन आइसोक्वांट्स का क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है, जो क्या इंडिकेट करता है, अगर हम इंक्रीज करते हैं वन इनपुट तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमें दूसरे में इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि हम आउटपुट को आउटपुट को मेंटेन कर सके उसी लेवल पे। मतलब कि अगर हम एक इनपुट अगर हमारा नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्ट है तो वो हमें नेगेटिव मार्जिनल रेट ऑफ जो है टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन देता है, वो इनसाइड द रिज लाइन ही दे देगा। तो ये आउटसाइड द रिज लाइन की तो कोई बात ही नहीं है, ऑप्शन सी हटा दो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोड्यूसर विल ओनली ऑपरेट ऑन एक्सपेंशन पाथ। एक्सपेंशन पाथ शो करता है, एक्सपेंशन पाथ जो ये है वो हमें सिर्फ क्या शो कर रहा है, ये हमें शो कर रहा है कोस्ट मिनिमाइजिंग कॉम्बिनेशन, कि हमारे दो इनपुट जो हमें अलग अलग लेवल ऑफ आउटपुट दे रहे हैं, उन दो इनपुट में हमें किस तरीके से कोस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ये हमारा जो है मोटिव रहता है। कोस्ट को मिनिमाइज करने का हमारा मोटिव रहता है, और ये एक्सपेंशन पाथ हमें यही शो करता है। ये डिटरमाइन होता है बाय द टेंजेंसी ऑफ आइसोक्वांट्स और आइसोकोस्ट लाइन, और जर्नली ये हमारा विद इन द रिज लाइन जो है वो लाई करता है, जरूरी नहीं है उसके ऊपर, नॉट ऑन देम, विद इन द रिज लाइन। और रेशियल प्रोड्यूसर विल नॉट ऑपरेट ऑन रिज लाइन, जहां पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वन इनपुट आपका 0 हो, ऑपरेट नहीं करेगा वो रिज लाइन पे। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। नहीं, ऑप्शन डी भी हमारा गलत है, फॉल्स सही है हमारा, ऑप्शन सही कैसे है, बिल्कुल गलत है। कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोड्यूसर विल ओनली ऑपरेट ऑन, नो 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 नो, जरूर वो सिर्फ एक्सपेंशन पाथ में नहीं, वो जनरली विद इन द रिज लाइन जो है वो ऑपरेट करेगा बाय द टेंजेंसी ऑफ आइसोक्वांट और आइसोकोस्ट लाइन। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो आपका ए बी और ई ही सही है, ऑप्शन नंबर 2 ही बिल्कुल सही है, ध्यान से पढ़ना भाई। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement true regarding a fair game और fair bet? Fair game और fair bet से related कौन सी statement सही है? सबसे पहली statement क्या है? Expected value of the monetary outcome of the bet is 0. Risk neutral individual will be indifferent between accepting and refusing bet. वो इंडिफरेंट रहेगा, बिल्कुल सही बात है, ये हमने अभी की थी, इसके लिए मैं ज्यादा दिमाग लगाऊंगी भी नहीं। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट ऑफ द बेट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर अ रिस्क एवर्स पर्सन। रिस्क एवर्स पर्सन सर्टेनिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। रिस्क एवर्स मतलब रिस्क से बच रहा है। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट ऑफ अ बेट इज ग्रेटर देन इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर अ रिस्क एवर्स पर्सन। सर्टेनिटी मींस गारंटीड अमाउंट ऑफ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि एक रिस्क एवर्स पर्सन सर्टेनिटी को रेफरेंस देगा। ठीक है, सर्टेनिटी को रेफरेंस देगा और एक्सेप्ट करेगा एक गारंटीड अमाउंट जो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम भी हो, चाहे फिर भी वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि उसे रिस्क से बचना है। और एक फेयर बेट में हमारी वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, 0 होगी।
तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट वो नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब आपको पे भी करना पड़ सकता है बेट के लिए, ठीक है। ऑफ द बेट इज ग्रेटर देन इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू, ग्रेटर देन नहीं होगी सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फेयर गेम में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है कि फेयर गेम के उसमें संदर्भ में हमें बताना है, संदर्भ करिए उनके उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना है कि हमारी कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो अगर हमारा फेयर गेम है तो हमारी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब सर्टेनिटी इक्विवेलेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, इसका मतलब है कि आपको ज्यादा भी देने पड़ सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी हो गई फॉल्स। A risk loving individual would be willing to pay a premium to participate in the bet, बिल्कुल सही बात है, उसको रिस्क से प्यार है, वो प्रीमियम पे के भी, उसको तो करना ही गैम्बल है, वो तो एक्स्ट्रा पे करके भी जो है गेम खेलना चाहेगा। सबसे पहली वैल्यू क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मॉनेटरी आउटकम ऑफ द बेट इज 0, ये भी बिल्कुल सही बात है, एक्सपेक्टेड वैल्यू मॉनेटरी आउटकम बेट की 0 होगी, ये तो कोर डेफिनेशन है एक फेयर गेम की। जैसे मैं इसको एग्जाम्पल दे देती हूँ कि फेयर गेम का मतलब क्या है। एग्जाम्पल, आपने एक कॉइन टॉस किया जहां पे अगर आप $10 जीतते हो, 10 रुपए जीतते हो हेड आने पे और 10 रुपए हारते हो टेल आने पे, सिंपल। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, प्रोबेबिलिटी आने की क्या है, इसकी भी 0.5 है, हेड आने की और टेल आने की भी 0.5 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 इंटू 10, 0.5 इंटू 10 और उन दोनों को प्लस कर लो, एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी, क्या आ गई 0.5 इंटू 10 इंटू 10, पॉइंट को हटाया 0.5 और इसकी भी 5 और ये वैल्यू भी आ गई क्या, कितनी, वापस से 10 ही आ गई, 0.5 इंटू 10 यही होगा ना, वापस से वही वैल्यू आ गई ना। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू को डेफिनेशन है फेयर गेम की, कॉइन टॉस किया जहां पे अगर तुम 10 रुपए जीते हो हेड आने पे, 10 रुपए हारते हो टेल आने पे, एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस, इसका कोई और एग्जांपल लें, फेयर गेम का हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी 0 है। अरे रे, मैं भी देखो इतना दिमाग है ना मेरे अंदर, मैं क्या बात कर रही हूँ अभी, मैंने सोचा कि अगर वो 10 रुपए जीत जाता है, अगर हेड आता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0.5 इंटू 10, प्लस वो 10 रुपए हार जाता है तो माइनस होगी ना, 0.5 इंटू -10, तो ये कितना आ गया 5, प्लस ये कितना आ गया -5, तो 5 - 5 0, फेयर गेम की वैल्यू क्या आती है 0। मैं भी सोच रही कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। जीतता है तो 10 रुपए, हारता है तो 10 रुपए, तो अगर हारता है तो माइनस माइनस होगी ना वो वैल्यू, तो ठीक है, सिंपल। तो हमारा क्या आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 आ जाएगी, वही हमारा फेयर गेम और फेयर बेट होता है। तो ए बी और डी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न जर्नलाइज्ड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक रेंट, ऑप्शन बताओ, इकोनॉमिक रेंट इज अ सरप्लस ओवर एंड अबव द ट्रांसफर अर्निंग ऑफ अ फैक्टर, उसे हम इकोनॉमिक रेंट कहते हैं। बिल्कुल, ये मेन डेफिनेशन ही इकोनॉमिक रेंट की है कि अब सरप्लस ओवर एंड अबव द ट्रांसफर अर्निंग, ये तो कोर डेफिनेशन है। ट्रांसफर अर्निंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ट्रांसफर अर्निंग का मतलब होता है वो मिनिमम पेमेंट जो आपको रिक्वायर्ड है पे करने की, रिक्वायर्ड है ताकि आप उस फैक्टर को करंटली यूज कर सको, ठीक है। और उससे ऊपर जो भी आप पे कर रहे हो उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक रेंट कहते हैं। स्टेटमेंट से, रेंट इज अ शॉर्ट रन फिनोमिना एंड डिसअपियर इन लॉन्ग रन, ठीक है। रेंट जो है, इकोनॉमिक जो मॉडर्न थ्योरी है उसमें हमारा जो रेंट है वो हमारा लॉन्ग रन में है और वो परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, एक यूनिक टैलेंट है सुपरस्टार में, ठीक है, वो एक स्केर्स फैक्टर है, वो क्या जनरेट करेगा, वो इकोनॉमिक रेंट जनरेट करता है, लॉन्ग रन में भी शॉर्ट रन में भी। तो ये तो है नहीं कि रेंट एक शॉर्ट रन ही फिनोमिना है और लॉन्ग रन में डिसअपियर हो जाएगा, उसका टैलेंट खत्म हो जाएगा, नहीं, गलत। सी, द मोर inelastic the supply of a factor, the greater the proportion of its income, that is economic rent, ठीक है। अगर हमारी फैक्टर जो है परफेक्टली इनइलास्टिक है इन सप्लाई, जैसे हमारा एक फिक्स्ड लैंड है वो इनइलास्टिक है सप्लाई में, तो उसकी जो एंटायर अर्निंग है वो इकोनॉमिक रेंट में ही होगी, क्योंकि कोई ट्रांसफर अर्निंग ही नहीं होगी उस केस के अंदर, कोई ट्रांसफर अर्निंग होगी, मतलब आप
ट्रांसफर नहीं कर सकते टू एनी अदर यूज, क्योंकि वो फिक्स्ड है। सप्लाई मोर इलास्टिक तब होगी जब आप लार्ज पोर्शन ऑफ पेमेंट जो है वो आपको चाहिए कि आप ट्रांसफर अर्निंग को अट्रैक्ट कर सको, उस फैक्टर को अट्रैक्ट कर सको। तो इस बिल्कुल सही बात है। मोर इन इलास्टिक अगर सप्लाई ऑफ फैक्टर है तो ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम उसका इकोनॉमिक रेंट ही कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ओनली लैंड कैन अर्न इकोनॉमिक रेंट एज इट्स अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये तो क्लासिकल रिकार्डियन व्यू था, मॉडर्न थ्योरी का ये व्यू नहीं था। मॉडर्न थ्योरी रिजेक्ट करती है इसे और कहती है कि कोई भी फैक्टर हो, चाहे लेबर हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, दे कैन अर्न रेंट अगर उनके पास कोई भी स्केयर्स, कोई भी यूनिक जो है क्वालिटी है और उसकी सप्लाई अगर परफेक्टली इलास्टिक नहीं है तो वो जी कर लेगा अर्न। सिर्फ लैंड नहीं अर्न करता, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, ये भी फॉल्स हो गया। फॉर अ फैक्टर हुज सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक इट्स एंटायर अर्निंग आर ट्रांसफर अर्निंग, ये तो मैंने अभी अभी बताई है। ऑप्शन ई भी आपका सही है। एक परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व के केस में आपके फैक्टर्स जो है वो आपके नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव पे चले जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर एंटायर पेमेंट जो उन्हें रिसीव हो रही है वो इनफ है कि उनको करंट यूज में हम करंट यूज के लिए हम उसे यूज कर सके, वो उसकी पूरी की पूरी ट्रांसफर अर्निंग है, कोई आपका सरप्लस नहीं होगा, कोई इकोनॉमिक रेंट नहीं होगा उस केस में। तो ए सी ई आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग वर्क इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले। Principle of Political Economy, J.S. Mill. Principle of Economics, Alfred Marshall. Journal Theory of Employment, Interest and Money, J.M. Keynes. Wealth of Nation, Adam Smith. ये पूरी दुनिया को पता है। एडम स्मिथ 1776, मिल आपके हैं 1848, मार्शल है आपका 1890 और जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, J.M. Keynes 1936। बिल्कुल भी इस चीज को मिस नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान है, 1000 बार पूछा जा चुका है। तो इसके हिसाब से डी, ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। मैच द फॉलोइंग फॉर्मूला विद इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। एमवी इज इक्वल टू पी वाई किसका है, केन्स का, रिकार्डो का, फिशर का, जेपी क्लार्क का। एमवी इज इक्वल टू पी वाई है आपका फिशर्स का। मल्टीप्लायर के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, किसने दिया है, केन्स ने दिया है, ऑप्शन नंबर 1। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस किसकी है, क्लार्क की है, तो ऑप्शन नंबर 4। कंपैरेटिव एडवांटेज किसका है, रिकार्डो का है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, नाउ मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इंडियन एनवायरमेंटल एक्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो आया था 1972 में। उसके बाद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो ये आया था 1986 में। एयर पॉल्यूशन, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट आया था आपका 1981 में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था आपका 1980 में। ठीक है, तो अरेंज करो, सबसे पहले ए, फिर सी, फिर डी और फिर बी आपका क्या है, सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following are correct in case of Poisson distribution? Poisson distribution के केस में कौन सा ऑप्शन सही है? It is a discrete probability distribution. It is defined by a single parameter lambda जो रिप्रेजेंट करता है मीन एंड वेरियांस को। करवा रखा है मैंने Poisson distribution. Mean is greater than the variance. It is used as a limiting case of binomial distribution when the number of trials n is large and the probability of success is small. Third central moment mu3 जो है वो इक्वल होगा टू लैम्डा। तो अब इसको इवेल्युएट करते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। सबसे पहले ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बिल्कुल सही बात है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या देता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ डिस्क्रीट इवेंट्स जो अकर हो रहे हैं एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इट इज डिफाइंड बाय अ सिंगल पैरामीटर लैम्डा जो रिप्रेजेंट करता है मीन और वेरिएंस को, बिल्कुल सही बात है, ये भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फॉर पॉइजन रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी, मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस, नहीं, जैसा बी में इन्होंने बोला है कि सिंगल पैरामीटर से ही रिप्रेजेंट करता है, तो मीन और वेरिएंस जो है वो अलग अलग कहाँ होगा, इनका इसका म्यू और वेरिएंस दोनों ही किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर, तो ये ग्रेटर देन कैसे हो सकता है, बी सही है तो सी तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इट इज यूज्ड एज ए लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही बात है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेट ही करता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वेयर एन टेंड्स टू
इन्फिनिटी, NP इज इक्वल टू 0 और NP हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा, फाइनाइट कांस्टेंट, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ऑप्शन नंबर डी। थर्ड सेंट्रल मोमेंट जो μ3 है वो इक्वल टू लैम्डा होगा, बिल्कुल सही बात है। जो किसको मेजर करता है, थर्ड सेंट्रल मोमेंट स्क्यूनेस को जो है वो मेजर करता है, करवा रखा है मैंने ये, स्क्यूनेस को मेजर करता है। दैट्स व्हाई जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिवली स्क्यूड होता है फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ लैम्डा। सही है, ऑप्शन ई भी सही है। ए, बी, डी और ई हमारे सही है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम रिप्रेजेंट करता है एक करेक्ट डिसीजन दैट इज आर मेड विदाउट एरर। फेलिंग टू रिजेक्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, failing to reject a true null hypothesis, rejecting a false null hypothesis, rejecting H naught when the alternative hypothesis is true। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम रिप्रेजेंट द करेक्ट डिसीजन, मतलब एक ऐसा डिसीजन विदाउट एनी एरर। अब आपको पहले मैं बता देती हूँ पूरी टेबल। डिसीजन जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में उसमें 4 पॉसिबल आउटकम आते हैं, 2 सही और 2 हमारे एरर वाले। सबसे पहले हम बनाते हैं रिजेक्ट H नोट, और दूसरा आ जाता है हमारा फेल टू रिजेक्ट H नोट। हम एक्सेप्ट नहीं लिखते, हम फेल टू रिजेक्ट लिखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे रिजेक्ट H नोट व्हेन H नोट इज ट्रू और रिजेक्ट H नोट व्हेन H नोट इज फॉल्स। ठीक है, अब आगे ऐसे सीरियल में होता है, रिजेक्ट H नोट व्हेन H नोट इज ट्रू, तो ये क्या हो गई हमारी टाइप 1 एरर। जब हमारी H नोट रिजेक्ट कर दी हमने, जब H नोट हमारा ट्रू था, तो ये हमारा बन गया टाइप 1 एरर। रिजेक्ट H नोट व्हेन H नोट इज फॉल्स, बिल्कुल सही डिसीजन है, करेक्ट डिसीजन है। रिजेक्ट कर दो H नोट को जब H नोट गलत है, तो करेक्ट डिसीजन, बिल्कुल। फेल टू रिजेक्ट H नोट, मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया जब वो सही था, तो सही बात है ना, जब एक्सेप्ट करोगे जब सही होगा तो करेक्ट डिसीजन है। फेल टू रिजेक्ट H नोट, आपने एक्सेप्ट कर लिया उसे जब वो गलत था, आपने उसे फिर भी एक्सेप्ट कर लिया, इसे हम कहते हैं क्या, टाइप 2 एरर। ठीक है, तो फेलिंग टू रिजेक्ट, अब ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन क्या है आपका, फेलिंग टू रिजेक्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, फेलिंग टू रिजेक्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, तो ये तो आपका ये करेक्ट डिसीजन का है, गलत है। रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, ट्रू नल हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट कर दिया, ये भी गलत है। फेल टू रिजेक्ट अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, मतलब आपने ट्रू नल हाइपोथेसिस फेल टू रिजेक्ट है, मतलब एक्सेप्ट कर लिया, मतलब करेक्ट डिसीजन है। रिजेक्टिंग अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, जब वो गलत थी और आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल सही बात है। रिजेक्टिंग H नोट व्हेन अल्टरनेटिव इज ट्रू, अल्टरनेटिव ट्रू है और आपने H नोट को रिजेक्ट कर दिया, तो मतलब आपने क्या किया है, ये भी आपका क्या है, गलत है। जब अल्टरनेटिव ट्रू है तो H मतलब आपका, आपने इसको एक्सेप्ट किया होगा ना, H1 को, H1 को आपने एक्सेप्ट किया होगा, H नोट आपका क्या होगा, वो आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। तो डी भी सही है वैसे तो। ठीक है, तो आपके ए, सी, डी और ई तीनों ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, रिजेक्ट H नोट व्हेन अल्टरनेटिव इज ट्रू, तो अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लिया और H नोट को रिजेक्ट कर दिया, ये भी सही है। सी, डी, ई तीनों ही सही है। ठीक है, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, इफ ए, बी एंड सी आर 3 डिफरेंट नॉन एम्प्टी सेट है विद अ यूनिवर्सल सेट U, देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट है जो आइडेंटिफाई करता है सेट थ्योरी को। सेट थ्योरी मैंने करवा रखी है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, बिल्कुल सही है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, यूनिवर्स के बराबर है। कौन सी लॉ है ये, कॉम्प्लीमेंट लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ है हमारा। ठीक है, ये हमारा कौन सा लॉ है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, a माइनस बी माइनस ए के बराबर होगा, बिल्कुल गलत है ये। सेट डिफरेंस हमारा कॉम्यूटेटिव नहीं होता। अगर हम ये लिखते a माइनस बी तो वो किसके बराबर होता, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता, और b माइनस ए किसके बराबर होता, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता। ठीक है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन यूनियन b इंटरसेक्शन ट्रू, ये आपका कौन सा लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होगा आपका, ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन सी नहीं। करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका क्या होता? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होता? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अगर ये होता तो हमारा सही होता, तो ई भी हमारा गलत हो गया। तो ए बी डी ही हमारे सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। सेट मैंने पूरा करवा रखा है, देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a multiple regression model, a hypothesis that involved testing whether a subset of slope coefficient is jointly equal to 0, such that h0 v2 is equal to v3 is equal to v4 ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। ये बेस्ट टेस्ट है, यूज किसमें करते हैं? टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। तो देखो इसमें कौन सा होता है? एफ टेस्ट सॉरी जेड टेस्ट नहीं, एफ टेस्ट आपका जो है वो यूज होगा। ये यूज ही किया जाता है टेस्ट करने के लिए ज्वाइंट हाइपोथेसिस अबाउट मल्टीपल कोफिशिएंट्स जो साइमल्टेनियस है। एग्जांपल जैसा कि आपको क्वेश्चन में भी गिवन है, ठीक है। काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो आपका यूज किया जाता है लार्ज सैंपल्स में फॉर टेस्टिंग जनरल रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। किस केस में? मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशंस में, ओके। टी टेस्ट की अगर हम बात करें तो टी टेस्ट जो है वो सिंगल रिग्रेशन कोफिशिएंट के लिए होता है। जैसे अगर आपको दे रखा हो h0 v2 इज इक्वल टू 0 अगर आपको दे रखा होता तो इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस है टी टेस्ट यूज कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्या है? इंडिविजुअल थोड़ी है। जेड टेस्ट जो है ये भी लार्ज सैंपल्स के लिए होता है, लार्ज सैंपल इन्फ्रेंस के लिए अबाउट अ सिंगल कोफिशिएंट, ठीक है। जब आपकी एरर डिस्ट्रीब्यूशन टर्म क्या हो? अननोन हो, तो ऑप्शन थर्ड ही हमारा यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 कोर डायमेंशंस हैं जो कि यूज की जाती है टू कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? इंडिया की क्या रैंक है ये आप लोग बताएंगे, मैं बता ही चुकी हूँ बहुत बार। इसमें आपको 3 कोर डायमेंशंस जो है वो बतानी है। कौन कौन सी है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या मेजर करता है ह्यूमन डेवलपमेंट को? A decent standard of living, access to knowledge, long and healthy life, gender equality, environment sustainability. Environment sustainability देखता है? नहीं। Gender equality देखता है? नहीं। Decent standard of living देखता है, जिसमें हम क्या देखते हैं? GNI, gross national income के हिसाब से मेजर की जाती है in purchasing power parity US डॉलर में, not real GDP per capita। ध्यान रखना, ऑल द कॉन्सेप्ट सिमिलर है। ऑप्शन ए एक्सेस टू नॉलेज, ये मेजर किया जाता है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग से, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग चिल्ड्रंस के लिए, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एडल्ट्स के लिए, बिल्कुल सही बात है। लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ मेजर की जाती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से, तो ए बी सी हमारे क्या है? बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो। Which of the following statement about Finance Commission of India are correct? कौन सी स्टेटमेंट सही है? सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो एस्टेब्लिश की है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट इट इज नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज कॉन्स्टिट्यूट बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 280 एवरी 5 ईयर, ठीक है। हर 5 साल में बॉडी इटसेल्फ मैंडेट हुई है कॉन्स्टिट्यूशन से, प्रेसिडेंट ने खुद ने एस्टेब्लिश नहीं की है। हालांकि ये वो कॉन्स्टिट्यूट हुई है बाय द प्रेसिडेंट बट अंडर आर्टिकल, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही नहीं है। अ प्राइमरी फंक्शन इज टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन द यूनियंस एंड द स्टेट्स, बिल्कुल सही बात है, इसका काम ही है। और ये वन ऑफ द कोर फंक्शन है जो किसमें आता है? आर्टिकल 280 सबसेक्शन 3A में, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 280, बिल्कुल सही बात है, अभी बताया है। द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं, ये गलत है। फाइनेंस कमीशन जो है बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे, ये सिर्फ एडवाइजरी नेचर का आपका है। हाउएवर इट इज कन्वेंशन दैट दे आर एक्सेप्टेड एंड इंप्लीमेंटेड बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी गलत है। वाईवी रेड्डी वाज द चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन आपका बी सी और ई ही सही है इस हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement regarding tax incidence and effects are correct? The burden of excise per unit tax falls more heavily on consumers when the demand inelastic हो और supply elastic हो। जो आपकी सप्लाई इलास्टिक है और डिमांड इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक है मतलब आपको खरीदना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मान लो प्राइस बढ़ गए तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो बर्डन जो है वो बढ़ जाएगा, सही है बिल्कुल। ऑप्शन बी lump sum profit tax on the monopolist will not affect the profit maximizing price and output level। लमसम टैक्स क्या है? ये आपकी एक फिक्स्ड कॉस्ट है और ये क्या रिड्यूस कर देती है? मोनोपोलिस्ट के टोटल प्रॉफिट को, बट ये मार्जिनल कॉस्ट को या फिर मार्जिनल रेवेन्यू को इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि सिंस प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन है।
वो अनचेंज है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही है। एन एड वलोरम सेल्स टैक्स causes द सप्लाई कर्व टू पिवट अपवर्ड एट द ओरिजिन नॉट शिफ्ट पैरेलल। तो पर यूनिट टैक्स जो है उसकी वजह से हमारा पैरेलल अपवर्ड शिफ्ट होता है सप्लाई कर्व, क्योंकि जो हमारी टैक्स यूनिट है, वो जो टैक्स अमाउंट है वो फिक्स्ड है पर यूनिट। क्या है, एड वलोरम टैक्स पर यूनिट क्या हो गई, वो फिक्स हो गई है। तो एड वलोरम टैक्स का मतलब ही क्या है, परसेंटेज ऑफ प्राइस कि इतना लगेगा इसके ऊपर, जिसकी वजह से सप्लाई कर्व हमारा अपवर्ड पेवर्ट होगा ओरिजिन से, क्योंकि टैक्स अमाउंट हमारी इंक्रीज होगी जैसे ही हमारे प्राइस इंक्रीज होंगे। तो ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी, अ टैक्स ऑन लग्जरी गुड्स टेंड टू बी प्रोग्रेसिव इन नेचर, बिल्कुल सही बात है, ये तो रिग्रेसिव हो ही नहीं सकता, जितने लग्जरी गुड्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना टैक्स बढ़ता जाएगा। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब ही क्या है, लार्जर परसेंटेज ऑफ इनकम, हाई इनकम अर्नर्स के लिए लार्जर टैक्स है। ठीक है। नाउ imposition of per unit tax in a competitive market always reduce the equilibrium quantity, बिल्कुल सही बात है, पर यूनिट टैक्स क्रिएट करता है एक वेज बिटवीन द, मतलब प्राइस, बायर किस प्राइस पे खरीदना चाहता है, सेलर किस प्राइस पे बेचना चाहता है। ये हमने इसका भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किया था। तो हमेशा कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर हम पर यूनिट टैक्स लगाते हैं तो वो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को कम कर देगा। जैसे हमने कंज्यूमर्स का देखा था, हमारे पास 2 कंज्यूमर थे, एक ने तो खरीदा ही नहीं ना टैक्स लगने के बाद, तो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो ई भी सही है। तो हमारे सही ऑप्शंस यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है, ए बी डी और ई, ए बी सी डी, ए बी सी डी भी सही है, ए बी डी ई भी सही है। तो देख लेना, मैं सारे ही ऑप्शंस वैसे तो सही है इस हिसाब से, शायद ऑप्शन रखने में कुछ गड़बड़ हो गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मार्केट फेलियर इन पब्लिक गुड्स करेक्ट है। पब्लिक गुड्स आर करेक्टराइज्ड बाय नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल, बता चुके हैं। फ्री राइडर प्रॉब्लम मेक इट डिफिकल्ट फॉर प्राइवेट मार्केट टू प्रोवाइड पब्लिक गुड्स एफिशिएंटली, ये भी बात बिल्कुल सही है। फ्री राइडर प्रॉब्लम हमारी अराइज हो जाती है, पीपल हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते पब्लिक गुड को एंजॉय करने से, और इंडिविजुअल को पे भी नहीं करना। कॉस्ट कैसे कवर होगी। फॉर प्राइवेट गुड मार्केट डिमांड कर्व इज फाउंड टू बी हॉरिजॉन्टल समीशन, प्राइवेट गुड्स में हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल समीशन होता है, बिल्कुल सही बात है। और पब्लिक गुड में हमारा होता है वर्टिकल समीशन, ध्यान रखना, पब्लिक गुड के केस में वर्टिकल समीशन, प्राइवेट गुड्स के केस में हॉरिजॉन्टल समीशन, मैं पहले भी बता चुकी हूँ डायग्राम बना के भी। अ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन कंजम्पशन अकर्स व्हेन सोशल बेनिफिट ऑफ अ गुड इज लेस देन प्राइवेट benefit. Positive externality in consumption occurs when social benefit of good is less than, नहीं, social benefit of good is more than, तभी तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होगी, गलत है। गवर्नमेंट प्रोविजंस, रेगुलेशंस, प्रोगिवियन टैक्सेस पोटेंशियल सॉल्यूशन है मार्केट फेलियर का, बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट रेगुलेट करे, ठीक है, गवर्नमेंट के जो प्रोविजंस होते हैं पब्लिक गुड्स के, जैसे डिफेंस है, वो रेगुलेशन कर सकती है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को कंट्रोल कर सकती है, पॉल्यूशन लिमिट्स लगा सकती है, टैक्सेस लगा सकती है उन एक्टिविटीज पे जिसपे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जनरेट हो रही है। इससे ही हम मार्केट फेलियर के लिए ये सॉल्यूशन, इनसे हम सॉल्व कर सकते हैं, मार्केट आउटकम हम सही कर सकते हैं। तो ई भी सही है। तो ए बी सी और ई हमारे सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग ट्रेड नेगोशिएशंस राउंड्स, दोहा, टोक्यो, डिलो, कैनेडी, अरेंज करना है। तो आपका सबसे पहले है डिलो राउंड, उसके बाद है कैनेडी, उसके बाद है टोक्यो, उसके बाद है दोहा। ये मैंने याद भी करा रखा है, डी के टी, मतलब निमोनिक से याद करा रखा है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। तो सी सबसे पहले डिलो राउंड सी, फिर आपका कैनेडी डी, फिर टोक्यो बी, और फिर डी दोहा। ठीक है, सी डी बी ए, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है, बिल्कुल सही है। फीवर बढ़ चुका है, 101 हो गया अभी चेक करा मैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही बैठने की। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन मनी मार्केट आर करेक्ट। ट्रेजरी बिल्स इज अ लॉन्ग टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स जो इशू करती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ट्रेजरी बिल्स शॉर्ट टर्म डेप्ट है, लॉन्ग टर्म नहीं है, बताया है, बिल्कुल गलत है। कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इशू करती है कॉर्पोरेशंस टू रेज फंड्स, बिल्कुल सही बात है। कॉल मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर ओवरनाइट और वेरी शॉर्ट टर्म फंड्स, ये भी बिल्कुल सही है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज अ शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी दैट बैंक मस्ट मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, ये भी बात बिल्कुल सही है। पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो 12th तक का ही
है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ऑफ आरबीआई कंसिस्ट ओनली ऑफ रेपो ऑपरेशंस एंड नॉट रिवर्स रेपो। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आरबीआई का प्राइमरी टूल है, हमें पता है, लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, और इसमें रेपो भी आता है जिससे हम इंजेक्ट करते हैं लिक्विडिटी, और इसमें रिवर्स रेपो भी आता है जिससे हम एब्जॉर्ब करते हैं लिक्विडिटी। तो दोनों आएंगे, एक नहीं आएगा, ई गलत हो गया, तो बी सी डी आपके सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, और कोई भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे बता देना, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो एक एक करके, और अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देती हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लेके इनको सॉल्व कर लो, फिर मुझे बता देना, ठीक है। क्वेश्चन तो मैं काफी लिख रही थी, जैसे जैसे सुबह ठीक हो जाता है फीवर, फिर थोड़ी देर में शाम को फिर हो जाता है, फिर वो जब ठीक रहता है, जब तक हिम्मत ही नहीं होती है बोलने की, और नॉर्मल वायरल है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा बस। क्वेश्चंस आप कर लेना, देखो, और जो भी आपको क्वेश्चन उसको सॉल्व करके मुझे ऑप्शन बता देना, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बता देना, वो मैं रिप्लाई कर दूंगी, इतना तो मैं कर सकती हूँ। बाकी थोड़े बहुत एफर्ट तो आप लोगों को भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन होगा समझाने वाला तो मुझे बता देना, बाकी इतना कुछ नहीं है। मिल्टन फ्रीडमैन परमानेंट इनकम, डेविड रिकार्डो कंपैरेटिव एडवांटेज, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, लाफरकर, हेट्रोसिस्टिसिटी। चलो ये मैं बता देती हूँ, देखो, क्योंकि ऐसे ये वाले क्वेश्चंस तो मैं बता ही देती हूँ, इसमें तो हो सकते डाउट। टेस्टिंग फॉर हेट्रोसिस्टिसिटी ब्रुशवेगन, टेस्टिंग फॉर ऑटो कोरिलेशन डर्बिन वाटसन, टेस्टिंग फॉर मल्टीकोलिनियरिटी वेरिएंस इन्फ्लेशन, टेस्टिंग फॉर नॉर्मेलिटी जार्क बेरा टेस्ट, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। लीनियर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन। देखो, लीनियर फंक्शन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट स्लोप रहता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या बनता है आपका, जे शेप कर्व बनता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन में आपका क्या बनता है, यू शेप या इन्वर्टेड यू बनेगा। और लॉगरिथम फंक्शन में क्या बनेगा आपका, इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है रैपिडली, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये भी मैचअप का है। एडवर्स सिलेक्शन, मोरल हैजार्ड, फ्री राइडर प्रॉब्लम, प्रिंसिपल एजेंट। देखो, एडवर्स सिलेक्शन जो आपकी टाइप और क्वालिटी बिफोर ट्रांजेक्शन होती है, बिफोर ट्रांजेक्शन, ये मोरल हैजार्ड एट द टाइम, तो जो चेंज आया है एग्रीमेंट में क्योंकि आपके एक्शंस आप अनऑब्जर्वेबल थे, ऑप्शन 4। फ्री राइडर प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, individual bear no cost but enjoy benefit leading to under provision. Principal agent problem arises when agent actions are hidden and contrary to principal interest. Okay, now next, अगर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एनआरयू 5% है, एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट 8% है, तो क्या है, नेचुरल रेट 5% थी, एक्चुअल ज्यादा हो गई 8%, तो ये आपका क्या क्रिएट करेगा, डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। अगर आपकी एक्चुअल कम होती और नेचुरल ज्यादा होती, एक्चुअल कम होती तो इन्फ्लेशनरी गैप होता, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, कम लोग काम कर रहे हैं, कम आउटपुट बन रहा है, और कम आउटपुट बन रहा है तो फिर कम इनकम हो रही है, तो डिफ्लेशन होगा इससे, ठीक है। नेक्स्ट, रिकार्डियन इक्विवेलेंस, रियल बैलेंस साइकिल, गैल्डोर्स लॉ और थ्रेबल्स का लॉ। तो देखो, Ricardian equivalence. Long run growth rate of an economy is determined by the ratio of income elasticity of its exports to the income elasticity of its import. तो ये तो है आपका थ्रेबल्स लॉ, ठीक है। मैं बता देती हूँ, रेशनल फॉरवर्ड लुकिंग कंज्यूमर्स सेव अ टैक्स कट टू पे फॉर फ्यूचर टैक्स इंक्रीज, न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग पॉलिसी। ये आपका क्या है, रिकार्डियन इक्विवेलेंस। Business cycles are primarily caused by real shocks technology and agent respond through intertemporal substitution. ये आपका क्या है, real business cycle theory. Manufacturing sector of the Indian growth due to Verdun's law and its strong linkage to other sectors, ये Caldor growth rate है, ठीक है। Now, which of the following state negative population growth जो है वो शो होती है, वो है नागालैंड की, ऑप्शन नंबर बी।
क्योंकि मेरा मन था मैं सारे क्वेश्चन कराऊं, बट मेरे से बहुत हिम्मत से मैंने बोला है, बिल्कुल बिना खासे खासे। विच सिटी हैज लॉन्च क्लाइमेट विजन टू बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी लिटरेट सिटी? तो ये आपकी इंदौर मध्य प्रदेश। मैंने मतलब वो भी लिए थे करंट के क्वेश्चंस। ये बहुत आसान है, ये क्वेश्चन 100% आ सकता है। नाबार्ड है आपका 1982, इंडस्ट्रियल फाइनेंस है 1948, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1990, ठीक है, सिडबी 1988, ठीक है। आसान क्वेश्चन है और ये आ भी सकता है। A nation that imposes a tariff on its import will always experience an improvement in its overall welfare and terms of trade regardless of the action of trading partner. सोच के देखो कि हमेशा ही एक्सपीरियंस होगा इंप्रूवमेंट का, गलत है स्टेटमेंट। Core principle of most favored nation in trade agreement is designed to ensure that any trade concession granted to one member must be expanded to all. बिल्कुल सही बात है। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या कहते हैं, आपने अगर किसी एक को कंसेशन दिया है वो सबको मिलेगा, जो भी उस कैटेगरी में आते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन की कैटेगरी में। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज करना है नोबल न्यूट्रिएंट्स मतलब नोबल प्राइज के विनर डफलो, स्लिट्जिट्स, थैलर, थिरोल और ओलिवार्ड। तो सबसे जो आपका लेटेस्ट है वो डफलो ही है, ये आपने सबने पढ़ा होगा, 2019 में आए थे, ठीक है। जोसेफ स्लिगेट्स को कब मिला था? 2001 में। ये मैंने नोबल प्राइज करवा भी रखा है आपका। थेलर को कब मिला था? ये मिला था आपका 2017 में। ट्रेरोल को कब मिला था? ये मिला था आपका 2014 में। ऑलिव हार्ट का कब मिला था? ये मिला था आपका 2016 में। अरेंज कर लेना आप लोग, ठीक है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। स्वनिधि, आयुष्मान प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, दीनदयाल और स्टैंड अप इंडिया। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें स्वनिधि की, ये आई थी 2020 में। आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये आई थी 2018 में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये आई थी 2015 में। दीनदयाल उपाध्याय थी आपकी 2014 में और स्टैंड अप इंडिया थी 2016 में। अरेंज कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मखाना बोर्ड एस्टेब्लिश अंडर दिस बजट? कहाँ पे हुआ था, कौन सी स्टेट में? बिहार में। ये तो फेमस है, बहुत बार न्यूज में भी आ चुका। बजट इकोनॉमिक सर्वे ये करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लोड क्यों नहीं हो रहा? यस, अंटिल विच ईयर हैज द जल जीवन मिशन बीन एक्सटेंडेड टू अचीव 100%? कौन सी ईयर में था? 2000 कब का है ये बात? 2024 था इसका टारगेट, 2024 लॉन्च हुआ था 2019 में, ठीक है। एम बाय 2028, हाँ 2028 तक था सेफ ड्रिंकिंग वाटर। पहले इसका टारगेट 2024 था और फिर इसका टारगेट जो है 2028 कर दिया गया है। टोटल बजट जो है फॉर जल जीवन मिशन है 67,000 करोड़ का, ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है। 87। Indian Ministry of Statistics Program Implementation reported a female labor force participation rate 33.7%. डिफाइन करना है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है? परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्किंग एज पॉपुलेशन जो आइदर एम्प्लॉयड है या एक्टिवली सीकिंग है एम्प्लॉयमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर 2। आवाज नहीं निकलती है बिल्कुल। 87, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट, ये लोड क्यों नहीं हो रहे क्वेश्चन? हाँ हो गए। पता नहीं क्या दिक्कत हो गई इसमें। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट नीति आयोग? ये तो आप लोग ही बता दोगे, खुद ही बता देना, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट सही है? एम ऑफ नीति आयोग टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टू एनहेंस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन सही है। 8 फुल टाइम मेंबर नहीं, 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं और 2 पार्ट टाइम होते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सही है दोनों। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिसीजन ऑफ एमपीसी रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी 1 अक्टूबर को हुई थी ये। इसमें इन्होंने डिसीजन लिया था कि रेपो रेट अनचेंज रहेगा 5.5%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अरेंज करना है इकोनॉमिक थ्योरीज एंड इवेंट्स को
स्टार्टिंग में फिलिप्स कर्व, लाफर कर्व, ग्रेशम लॉ, रेशनल एक्सपेक्टेशन, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ये तो सबको पता है 2007-8 में आए थे। रेशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी जॉन मुथ लोकस 1960s में। ग्रेशम लॉ आपका था सबसे पुराना, सबसे यही है 1558 16 सेंचुरी के आसपास। लाफर कर्व 1970s, फिलिप्स कर्व 1958। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपके, वो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, वो तो शायद आएगा भी नहीं शायद जेकेपीएससी में, ठीक है। तो अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रह गया हो तो मुझे बता देना। स्टार्टिंग में मैंने स्क्रीनशॉट्स लेने को कहा था कुछ क्वेश्चंस का, उनके भी आंसर बता ही देती हूँ, कम से कम तसल्ली हो जाएगी कि हाँ। Which of the following are the implications of Pareto efficiency? लो भाई, हाँ पेरेटो एफिशिएंसी, ये क्या क्या इम्प्लीकेशंस है पढ़ लो। 2 मिनट में अभी रुक जाती हूँ। यस, नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ। बिल्कुल सही बात है, डेफिनेशन है। ऑल सोर्सेज आर एफिशिएंटली एलोकेटेड, बिल्कुल सही बात है, एफिशिएंट एलोकेशन की बात करते हैं। एवरी पेरेटो एफिशिएंट एलोकेशन इज फेयर, फेयर नहीं, एफिशिएंसी की बात करता है, फेयरनेस की बात नहीं करता ये, ठीक है, गलत है। देयर इज नो डेड वेट लॉस, डेड वेट लॉस नहीं होता। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। एफिशिएंसी पे एमआरएस और एमआरटी दोनों बराबर होते हैं, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या था, फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट को हमें अरेंज करना है, ये आप लोग अरेंज कर लेना, ये तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत बार आ चुका। ये भी आप कर सकते हो, कौन सा रिवेन्यू रिसिप्ट है, कौन सा कैपिटल रिसिप्ट है, ये भी 12th लेवल का ही है बिल्कुल। In an open economy with perfect capital mobility under floating exchange rate, an expansionary monetary policy will lead to, expansionary monetary policy से क्या होगा, no change in output, depreciation of domestic currency and rise in output, appreciation या no exchange rate। ओपन इकोनॉमी है, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। अगर हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एक्सपेंड होती है तो उस केस में हमारा डेप्रिसिएशन होगा डोमेस्टिक करेंसी का और हमारा आउटपुट जो है वो राइज करेगा। ये मैं आपको ISLM के क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। अभी JKPS वाले तो पढ़ लो, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंड होगी तो IS और LM पे क्या इफेक्ट आएगा ये बता के फिर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, आउटपुट बढ़ेगा और आपकी जो है करेंसी जो है डेप्रिशिएट होगी, ठीक है। नेक्स्ट, रोस्टो मॉडल की इंडिकेटर दैट अ कंट्री हैज मूव्ड बियॉन्ड द टेक ऑफ स्टेज, तो वो होता है हाई मास कंजम्पशन, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट बजट 5 लाख, ये मैंने आपको दिया भी था, शायद कम्युनिटी पोस्ट में इसको टैग भी किया था। क्लासिफाइड एज नॉन टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर कौन कौन से हैं आपके, स्पेसिफिक टैरिफ ये टैरिफ बैरियर है, इंपोर्ट लाइसेंसिंग नॉन टैरिफ है, टेक्निकल बैरियर्स लगा दिए ये भी, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लगा दिए भी, ड्यूटीज तो आपकी टैरिफ में आ जाती हैं, ठीक है। नाउ which of the following consider as a core feature or foundational principle of environmental economics as a field of study, ये पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। आंसर मैं बता देती हूँ, BCE इसका सही आंसर है। जोसेफ सोमपीटर की थ्योरी मैंने करवा रखी है, ये भी आप कर सकते हो, बहुत बार करवा रखी है। डायरेक्ट मेजर टू टूल्स फॉर मेजरमेंट ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। कुजनेट्स कर्व नहीं है, गिनी कॉफिशिएंट है, HDI भी नहीं है, पल्मा रेशो है हाँ, और थेल इंडेक्स भी है, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है इतना। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड प्लीज अच्छे से करना, और कोई भी डाउट हो तो मैसेज कर देना, ओके। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।